आज से लगभग 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक सुबह ऐसी आई जो किसी भी मायने में असाधारण नहीं लग रही थी। जो जीव उस सुबह जागे, उन्होंने वही किया जो वो हर रोज करते थे। बड़े शाकाहारी डायनासोर्स ने पेड़ों की पत्तियां खाईं। छोटे मांसाहारी जीव अपने शिकार की तलाश में निकले। आकाश में प्टेरोसॉर्स उड़ रहे थे, समुद्र में मोसासॉर्स तैर रहे थे। पृथ्वी उस वक्त जीवन से भरपूर थी और उस जीवन को कोई अंदेशा नहीं था कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदलने वाला है। फिर आकाश के एक कोने में एक रोशनी दिखी। वो रोशनी एक एस्ट्रॉयड थी जिसका व्यास लगभग 10 से 15 किलोमीटर था। आकार में यह माउंट एवरेस्ट से भी बड़ी थी। यह अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर का सफर तय करके आई थी और इसकी रफ्तार थी लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि यह एक सेकंड में उतनी दूरी तय कर रही थी जितनी दूरी दिल्ली से मेरठ के बीच है। यह एस्ट्रॉयड आज के मेक्सिको के युकटान पेनिनसुला के पास एक उथले समुद्र में गिरी। उस टक्कर की एनर्जी को अगर नंबर्स में समझें तो वो लगभग 10 अरब हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह वो कैलकुलेशन है जो वैज्ञानिकों ने उस क्रेटर के साइज और एस्ट्रॉयड की एस्टिमेटेड स्पीड के आधार पर निकाली है। उस क्रेटर का नाम है चिकसुलुब क्रेटर और वो आज भी वहां मौजूद है, जमीन के नीचे दबा हुआ, लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा। जब यह टक्कर हुई तो पहले कुछ घंटों में जो हुआ वो कुछ इस तरह था। इंपैक्ट के तुरंत बाद एक फायरबॉल उठी जो हजारों किलोमीटर तक फैल गई। टक्कर की जगह के आसपास सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में जो भी था वो तुरंत खत्म हो गया। लेकिन असली तबाही तुरंत नहीं, न बल्कि धीरे धीरे आई। इंपैक्ट से इतनी मात्रा में धूल, राख और सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में फेंकी गई कि सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचनी बंद हो गई। वैज्ञानिक इसे इंपैक्ट विंटर कहते हैं। यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। यह स्थिति महीनों और कुछ अनुमानों के मुताबिक कई सालों तक बनी रही। जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंची तो फोटोसिंथेसिस रुक गई। फोटोसिंथेसिस रुकी तो पौधे मरने लगे। पौधे मरे तो शाकाहारी जीव भूखे मरने लगे और जब शाकाहारी जीव मरे तो मांसाहारी जीवों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। यह एक चेन रिएक्शन था जो एक के बाद एक पूरी फूड चेन को तोड़ता चला गया। इसके साथ साथ एसिड रेन भी हुई। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिली तो सल्फ्रिक एसिड बनी जो बारिश के रूप में गिरी। इसने समुद्रों की केमिस्ट्री को भी बदल दिया, जिससे समुद्री जीव भी बड़े पैमाने पर मरने लगे। अब यहां एक जरूरी बात समझनी है। जो एक्सटिंक्शन हुई वो सिर्फ डायनासोर्स की नहीं थी। उस इवेंट में पृथ्वी की लगभग 75% स्पीसीज खत्म हो गईं। इसमें फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, बड़े समुद्री रेप्टाइल्स थे, बहुत से पौधों की प्रजातियां थीं और अनगिनत छोटे बड़े जीव थे जिनके बारे में हम आज बहुत कम जानते हैं। यह अर्थ के इतिहास की 5 बड़ी मास एक्सटिंक्शंस में से एक है, जिसे साइंटिस्ट्स क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट कहते हैं, या संक्षेप में KPG एक्सटिंक्शन। लेकिन एक सवाल यहां नेचुरली उठता है, क्या सिर्फ वो एस्टेरॉयड ही जिम्मेदार था? जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसी समय यानी रफली उन्हीं 66 मिलियन सालों के आसपास पृथ्वी पर एक और बड़ी घटना हो रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसे हम आज डेक्कन प्लेटो कहते हैं, वहां ज्वालामुखियों का एक बहुत बड़ा सिलसिला एक्टिव था। इन्हें डेक्कन ट्रैप्स कहा जाता है। यह कोई 1-2 ज्वालामुखी नहीं थे। यह लाखों वर्षों तक चलने वाला एक मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी था जिसने लाखों क्यूबिक किलोमीटर लावा उगला। इस वॉल्केनिक एक्टिविटी ने भी वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ी। इसने क्लाइमेट को ऑलरेडी डिस्टेबलाइज कर रखा था। एस्ट्रॉयड के आने से पहले भी पृथ्वी का इकोसिस्टम स्ट्रेस में था। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्ट्रॉयड एक ऑलरेडी कमजोर इकोसिस्टम पर गिरा था। मतलब यह नहीं कि एस्ट्रॉयड की भूमिका कम थी, एस्ट्रॉयड की भूमिका निर्णायक थी। लेकिन डेक्कन ट्रैप्स ने उस तबाही को और गहरा कर दिया। और यहां एक और तथ्य है जो इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बनाता है।
कुछ वैज्ञानिकों ने यह कैलकुलेट किया है कि अगर वो एस्टेरॉयड उसी दिन लेकिन मात्र 30 मिनट पहले या बाद में गिरता तो वो युकाटान के उथले समुद्र में नहीं न बल्कि गहरे अटलांटिक या पैसिफिक ओशन में गिरता। गहरे समुद्र में इंपैक्ट उतनी सल्फर डाइऑक्साइड नहीं उठाती क्योंकि वहां सल्फर रिच रॉक्स उतने नहीं हैं। इंपैक्ट विंटर उतना सीवियर नहीं होता। तबाही होती जरूर होती, लेकिन शायद उतनी कंप्लीट नहीं होती। यह सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और इस पर साइंटिफिक कम्युनिटी में डिबेट है, लेकिन यह इस बात की तरफ इशारा करती है कि पृथ्वी का इतिहास कितना कंटिंजेंट है, यानी कितना छोटी छोटी बातों पर निर्भर है। तो अब हम उस लाइन को मिटा देते हैं। मान लीजिए वो एस्ट्रॉयड नहीं गिरा, वो 30 मिनट आगे पीछे वाली बात हो गई, या किसी और कारण से वो पृथ्वी के पास से गुजर गया और आगे चला गया। डेक्कन ट्रैप्स अपनी रफ्तार से जल रहे थे, वो तो थे, लेकिन अकेले वो उतनी कंप्लीट तबाही नहीं ला सकते थे। पृथ्वी स्ट्रेस्ड थी ना, लेकिन टूटी नहीं थी। उस दिन के बाद की सुबह वैसी ही होती जैसी पहले थी। तो उस दुनिया को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी एक्चुअली कैसी थी, क्योंकि हम अक्सर अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, घने जंगल, बड़े बड़े डायनासोर्स, गर्म और उमस भरा मौसम। लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा न्यूआंस्ड थी। उस समय पृथ्वी का औसत तापमान आज से काफी ज्यादा था। पोलर आइस कैप्स या तो बहुत छोटे थे या लगभग न के बराबर थे। इसका मतलब था कि समुद्र का स्तर आज से बहुत ऊंचा था। उत्तरी अमेरिका के बीच से एक उथला समुद्र गुजरता था जिसे वेस्टर्न इंटीरियर सीवे कहते हैं। यानी आज जहां कैंसस और नेब्रास्का के मैदान हैं, वहां उस वक्त समुद्र था। यूरोप के बड़े हिस्से पानी में डूबे हुए थे। भारत उस वक्त एशिया से अलग था, एक बड़े आइलैंड की तरह तेज रफ्तार से उत्तर की तरफ खिसक रहा था। यह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात है, वो प्रोसेस जिसमें पृथ्वी की प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती हैं। 66 मिलियन साल पहले भारतीय प्लेट एक साल में लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की रफ्तार से मूव कर रही थी, जो जियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स पर बहुत तेज है। आज से लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले यह एशिया से टकराई और उस टक्कर से हिमालयास बने। लेकिन उस वक्त 66 मिलियन साल पहले हिमालयास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। भारत एक अलग दुनिया था और उस अलग दुनिया में डायनासोर्स की अपनी अलग स्पीसीज थी। गोंडवाना वो एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट जिससे भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया टूटे थे, उसकी विरासत भारत के डायनासोर्स में दिखती थी। भारत में जो डायनासोर फॉसिल्स मिले हैं, खासकर मध्य प्रदेश के बाग एरिया में और गुजरात में, वो एक ऐसी डाइवर्सिटी दिखाते हैं जो बाकी दुनिया से काफी अलग थी। रजासोरस नर्मडेंसिस, जिसके फॉसिल्स नर्मदा घाटी में मिले, एक ऐसा थेरोपॉड डायनासोर था जो सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप पर पाया गया। यह आइसोलेशन का नतीजा था। करोड़ों सालों तक अलग रहने से जीव अलग तरह से इवॉल्व होते हैं। तो अगर एस्टेरॉयड नहीं गिरता तो यह इंडियन आइलैंड अपनी एवोल्यूशन की अपनी अलग राह पर चलता रहता। जब यह एशिया से टकराता, जो होता जरूर, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स एस्टेरॉयड से नहीं रुकती, तो दो अलग अलग डायनासोर वर्ल्ड्स आपस में मिलते। उत्तर की स्पीसीज और भारतीय स्पीसीज का सामना होता। कुछ कंपीट करते, कुछ नई नीचेस ढूंढते, नहीं कुछ शायद हाइब्रिड एवोल्यूशनरी पाथ्स लेते। यह बायोलॉजी में एक जाना माना फिनोमिनन है। जब दो अलग अलग आइसोलेटेड पॉपुलेशंस मिलती हैं तो उसे फॉनल इंटरचेंज कहते हैं। 30 लाख साल पहले जब नॉर्थ और साउथ अमेरिका पैनामा के रास्ते जुड़े तो दोनों कॉन्टिनेंट्स के जीवों के बीच एक बड़ा इंटरचेंज हुआ। कुछ स्पीशीज फैली, कुछ एक्सटिंक्ट हुई, कुछ नई बनी। वही प्रोसेस भारत और एशिया के डायनासोर्स के बीच भी होती। अब जरा क्लाइमेट की तरफ आते हैं, क्योंकि क्लाइमेट वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बाकी सब कुछ होता है। 66 मिलियन साल पहले जो वार्म क्लाइमेट थी वो हमेशा वैसी नहीं रहती। पृथ्वी की क्लाइमेट नेचुरली साइकिल करती है। यह मिलानकोविच साइकिल्स के कारण होता है,
जो पृथ्वी की ऑर्बिट और एक्सिस की पोजीशन में बदलाव से जुड़े हैं। इन साइकिल्स की वजह से हर कुछ लाख सालों में आइस एजेस आते हैं और जाते हैं। अगर डायनासोर्स रहते तो उन्हें इन साइकिल्स का सामना करना पड़ता। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हम अक्सर डायनासोर्स को स्ट्रिक्टली ट्रॉपिकल या वार्म क्लाइमेट क्रीचर्स मानते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। अलास्का और एंटार्कटिका में डायनासोर फॉसिल्स मिले हैं जो बताते हैं कि कुछ स्पीसीज पोलर रीजन्स में भी रहती थीं, जहां कई महीनों तक अंधेरा रहता था और तापमान गिरता था। इसका मतलब है कि डायनासोर्स क्लाइमेटिकली उतने फ्रैजाइल नहीं थे जितना हम सोचते हैं। लेकिन एक आइस एज जो पूरी पृथ्वी को अफेक्ट करे, वो एक अलग चैलेंज होती। बड़े डायनासोर्स के लिए उसमें सरवाइव करना कठिन होता। छोटे और ज्यादा अडेप्टेबल स्पीसीज आगे बढ़ते। यह वही प्रोसेस है जो एवोल्यूशन को ड्राइव करती है। स्ट्रेस और चैलेंज के जवाब में नई ट्रेट्स आती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब वेजिटेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह उतना ही इंपॉर्टेंट है। 66 मिलियन साल पहले घास यानी ग्रास अभी अपने शुरुआती स्टेजेस में थी। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जो ओपन ग्रासलैंड्स आज हैं, सेरेंगेटी, ग्रेट प्लेन्स, भारत के डेक्कन प्लेटो के घास के मैदान, वो उस समय नहीं थे। ज्यादातर जमीन पर डेंस फॉरेस्ट्स थे, फर्न्स थे और फ्लावरिंग प्लांट्स अभी रिलेटिवली नई चीज थी। वो क्रिटेशियस पीरियड में ही प्रॉपरली इवॉल्व हुई थी। अगर डायनासोर्स रहते तो वेजिटेशन का एवोल्यूशन एक अलग दिशा में जाता। बड़े सॉरोपॉड्स, वो लंबी गर्दन वाले विशाल डायनासोर्स, पेड़ों की ऊंची शाखाओं को खाते थे। उनकी फीडिंग हैबिट्स ने फॉरेस्ट्स की स्ट्रक्चर को शेप किया होता। हेड्रोसॉर्स जमीन के पास की वेजिटेशन खाते। इस तरह अलग अलग डायनासोर्स अलग अलग इकोलॉजिकल रोल्स निभाते और उनके इर्द गिर्द प्लांट्स का एवोल्यूशन भी उसी के हिसाब से होता। यह को एवोल्यूशन कहलाता है, जब दो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुए साथ साथ इवॉल्व होते हैं। आज हम इसे फ्लावर्स और बीज के बीच देखते हैं, या फिग्स और फिग वॉस्प्स के बीच। उस दुनिया में यही रिलेशनशिप डायनासोर्स और प्लांट्स के बीच होती। जुरासिक पार्क पहली बार 1993 में आई थी। उसने दुनिया भर के लोगों के दिमाग में डायनासोर्स की एक इमेज फिक्स कर दी। विशाल, स्लो, लिजर्ड जैसे और मोस्टली ग्रे या ग्रीन रंग के जीव। लेकिन पिछले 30 सालों में पैलियोंटोलॉजी ने जो डिस्कवरीज की हैं, उन्होंने उस इमेज को लगभग पूरी तरह बदल दिया है। असली डायनासोर्स उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स थे। पहली बात, साइज। हम जब डायनासोर्स सोचते हैं तो टी रेक्स या ब्राकियोसॉरस जैसे विशाल जीव दिमाग में आते हैं। लेकिन डायनासोर्स की मेजॉरिटी एक्चुअली छोटे आकार की थी। बहुत से डायनासोर्स चिकन या टर्की के साइज के थे, कुछ तो स्पैरो जितने छोटे थे। माइक्रोरैप्टर, जो एक रियल डायनासोर था, का साइज एक कौवे जितना था। डाइवर्सिटी ऑफ साइज उतनी ही थी जितनी आज मैमल्स में है, चूहे से लेकर हाथी तक। दूसरी बात, रंग। लंबे समय तक हम नहीं जानते थे कि डायनासोर्स किस रंग के थे, क्योंकि फॉसिल्स में स्किन का रंग प्रिजर्व नहीं होता। लेकिन एक टेक्निक ने यह बदल दिया। कुछ एक्सेप्शनली प्रिजर्व्ड फॉसिल्स में मेलानोजोम्स मिले हैं, वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो रंग तय करते हैं। इनके एनालिसिस से पता चला कि कुछ डायनासोर्स रंगीन थे। अंचर्निस नाम के एक छोटे डायनासोर के फॉसिल्स में ब्लैक, व्हाइट और रेडिश ब्राउन के पैटर्न्स मिले। यह वैसे ही था जैसे आज वुडपेकर्स में होता है। इसका मतलब यह है कि डायनासोर्स की दुनिया कलरफुल थी, ग्रे और ग्रीन का एक रंगा लैंडस्केप नहीं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंख। यह अब एक वेल एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट है कि बहुत से थेरोपॉड डायनासोर्स, वो 2 पैरों पर चलने वाली कार्निवोरस ब्रांच के शरीर पर फेदर्स थे। टी-रेक्स के करीबी रिलेटिव्स जैसे यूटिरानस के फॉसिल्स में फेदर इंप्रेशंस मिले हैं। वेलोसाइरैप्टर, जो जुरासिक पार्क में दिखाया गया, उससे बहुत अलग, एक्चुअली टर्की के साइज का था और उसके आर्म्स पर क्विल नॉब्स थे जो फेदर्स के अटैचमेंट का एविडेंस है। यह फेदर्स फ्लाइट के लिए नहीं थे,
कम से कम सभी में नहीं। इनके कई फंक्शंस हो सकते थे। इंसुलेशन यानी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना, डिस्प्ले यानी मेट्स को अट्रैक्ट करना, या कैमोफ्लाज। ये उसी तरह है जैसे आज ऑस्ट्रिचेस के पंख होते हैं जो उड़ने के काम नहीं आते। और यहां एक फंडामेंटल पॉइंट है, बर्ड्स एक्चुअली डायनासोर्स हैं। ये मेटाफॉर नहीं है, ये टैक्सोनॉमी है। बर्ड्स थेरोपॉड डायनासोर्स की एक ब्रांच से डायरेक्टली इवॉल्व हुए। जब वैज्ञानिक कहते हैं कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो टेक्निकली वो गलत है। एवियन डायनासोर्स यानी बर्ड्स आज भी हैं। जो एक्सटिंक्ट हुए वो नॉन एवियन डायनासोर्स थे। अब बिहेवियर की बात करते हैं। काफी समय तक डायनासोर्स को सॉलिटरी और लार्जली अनइंटेलिजेंट माना जाता था। यह इमेज भी बदल रही है। मायासौरा, एक हाइड्रोसौर के फॉसिल साइट्स में एविडेंस मिला है कि ये जीव कॉलोनीज में रहते थे और अपने बच्चों की पेरेंटिंग करते थे। नाम का मतलब ही है गुड मदर लिजर्ड। इनके नेस्ट साइट्स में एग्स और जुवेनाइल बोन्स साथ मिले हैं, जो सजेस्ट करता है कि माँ बाप बच्चों की देखभाल करते थे। यह बिहेवियर आज के क्रोकोडिलियंस और बर्ड्स में भी दिखता है, और यह तीनों एक ही एवोल्यूशनरी ट्री पर हैं। वेलोसिरैप्टर और उसके रिलेटिव्स के बारे में यह हाइपोथेसिस है कि वो पैक में शिकार करते थे। हालांकि इस पर डिबेट है। जो ज्यादा क्लियर है वो ये है कि कुछ डायनासोर्स सोशल थे और ग्रुप में रहते थे। हेड्रोसॉर्स के मैसिव फॉसिल बेड्स मिले हैं जहां हजारों इंडिविजुअल्स एक साथ थे, जो सजेस्ट करता है कि वो हर्ड्स में मूव करते थे जैसे आज विल्ड बीस्ट करते हैं। अब एक और एस्पेक्ट, मेटाबॉलिज्म। पुरानी अंडरस्टैंडिंग यह थी कि डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड थे, जैसे आज के लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स। कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लेकिन रीसेंट रिसर्च ने यह पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। बोन स्ट्रक्चर एनालिसिस से पता चलता है कि बहुत से डायनासोर्स फास्ट ग्रोथ रेट्स थे, जो वार्म ब्लडेड या कम से कम मेसोथर्मिक मेटाबॉलिज्म सजेस्ट करता है। मेसोथर्मिक मतलब न पूरी तरह कोल्ड ब्लडेड न पूरी तरह वार्म ब्लडेड, बीच की कोई जगह। कुछ रिसर्चर्स आर्ग्यू करते हैं कि बड़े डायनासोर्स अपने बड़े साइज की वजह से नेचुरली वार्म रहते थे। इसे जाइगैंटोथर्मी कहते हैं। एक बड़ा बॉडी मास स्लोली हीट लूज करता है तो साइज ही इंसुलेशन का काम करता है। यह सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली रिलेट करता है कि एक जीव कितना एक्टिव हो सकता है, कितना खा सकता है, कितनी जल्दी ग्रो कर सकता है या और कितनी तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर डायनासोर्स मेसोथर्मिक या वार्म ब्लडेड थे तो वो उतने लेथार्जिक नहीं थे जितना पहले सोचा जाता था। ब्रेन की बात करते हैं क्योंकि यह हमारी आगे की स्टोरी के लिए बहुत जरूरी है। डायनासोर्स का ब्रेन टू बॉडी रेशियो जनरली आज के मैमल्स से कम था, लेकिन यह एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। डाइवर्सिटी बहुत थी। स्टेगोसॉरस का ब्रेन उसके बॉडी साइज के रिलेटिव बहुत छोटा था, एक वॉलनट के साइज का, एक स्कूल बस के साइज के जानवर में। लेकिन दूसरी तरफ थेरोपॉड्स थे जिनमें ब्रेन रिलेटिवली ज्यादा डेवलप्ड था, और इन्हीं थेरोपॉड्स में एक जीनस था जो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को जन्म देता है, ट्रूडॉन। ट्रूडॉन की स्कल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा था जो उसे बाकी डायनासोर से अलग करता था। उसकी आंखें बड़ी थीं, जो लो लाइट विजन सजेस्ट करती हैं, ना मतलब वो शाम या रात में भी एक्टिव हो सकता था। उसके हैंड्स में ग्रास्पिंग एबिलिटी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका ब्रेन टू बॉडी रेशियो किसी भी नॉन एवियन डायनासोर से ज्यादा था। यह रेशियो आज के ईम्यूस और ऑस्ट्रिचेस के कंपैरेबल था। पत्थर को तराशने के लिए छेनी चाहिए, लेकिन जीवन को तराशने के लिए सिर्फ समय और सर्कमस्टेंस चाहिए। एवोल्यूशन कोई प्लान नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है। यह सिर्फ एक प्रोसेस है जो हर जनरेशन में चुपचाप काम करती रहती है, बिना रुके, बिना थके। और अगर एस्टेरॉयड नहीं गिरता तो इस प्रोसेस के पास 66 मिलियन साल और होते। पहले यह समझते हैं
कि एवोल्यूशन एक्चुअली काम कैसे करती है, क्योंकि इसके बिना आगे की पूरी कहानी का कोई मतलब नहीं बनेगा। हर जीव जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी संतान एग्जैक्टली उसके जैसी नहीं होती। डीएनए कॉपी होने की प्रोसेस में छोटी छोटी एरर्स होती हैं। इन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। इनमें से ज्यादातर म्यूटेशंस न्यूट्रल होती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ हार्मफुल होती हैं, वो जीव सरवाइव नहीं कर पाता, और कुछ बहुत कम बेनिफिशियल होती है। वो जीव थोड़ा बेहतर सरवाइव करता है, थोड़ा ज्यादा रिप्रोड्यूस करता है, और धीरे धीरे वो ट्रेट पॉपुलेशन में स्प्रेड होती जाती है। यही नेचुरल सिलेक्शन है। लेकिन यह प्रोसेस अकेले काम नहीं करती। एनवायरनमेंट उसे डायरेक्शन देती है। अगर क्लाइमेट ठंडी हो रही है तो जिन इंडिविजुअल्स में थोड़ा ज्यादा इंसुलेशन है, चाहे वो फेदर्स हों या फैट, वो ज्यादा सरवाइव करेंगे। अगर फूड सोर्स बदल रही है तो जिनका जॉ उस नई फूड को प्रोसेस कर सके, वो आगे बढ़ेंगे। एनवायरनमेंट प्रेशर है, एवोल्यूशन उसका रिस्पॉन्स है। अब सवाल यह है कि 66 मिलियन साल के दौरान डायनासोर्स पर क्या प्रेशर्स आती। पहला बड़ा प्रेशर होता कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कंटिन्यू होना। जैसा हमने देखा, भारत एशिया से टकराता, हिमालयास बनते और उससे ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स बदलते। हिमालयास इतने ऊंचे हैं कि वो मॉनसून को ब्लॉक करते हैं, रेन शैडोज बनाते हैं और सेंट्रल एशिया को ड्राई बनाते हैं। यह जियोग्राफिक चेंज अकेले ही बहुत सी स्पीसीज को नई चैलेंजेस देता। दूसरा प्रेशर, मिलानकोविच साइकिल्स। पृथ्वी की ऑर्बिट में हर 1 लाख साल पर एक साइकिल होती है जो आइस एजेस लाती है। पिछले कुछ मिलियन सालों में पृथ्वी कई आइस एजेस से गुजरी है। अगर डायनासोर्स होते तो उन्हें भी इनका सामना करना पड़ता। हर आइस एज में जो स्पीसीज अडेप्ट नहीं कर पाती, वो या तो माइग्रेट करती या एक्सटिंक्ट होती। जो अडेप्ट कर पाती, वो नई फॉर्म्स में इमर्ज करती। तीसरा प्रेशर, डिजीज और पैरासाइट्स। यह ऑफ्टन ओवरलुक किया जाता है, लेकिन इन्फेक्शियस डिजीजेस एवोल्यूशन को ड्रामेटिकली शेप करती हैं। जो पॉपुलेशंस किसी डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं। अब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना जरूरी है जो इस पूरी डिस्कशन की बैकबोन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब है कि अलग अलग लाइनेजेस अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट से सिमिलर सॉल्यूशंस तक पहुंचती हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। डॉल्फिन्स और शार्क्स दोनों का बॉडी शेप ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, स्ट्रीमलाइंड टॉर्पीडो जैसा। लेकिन डॉल्फिन्स मैमल्स हैं और शार्क्स फिश हैं। इनका कॉमन एंसेस्टर पानी में रहने वाला नहीं था। दोनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग एवोल्यूशनरी पाथ से एक ही ऑप्टिमल शेप डिस्कवर की, क्योंकि पानी में तेज तैरने का वो सबसे एफिशिएंट तरीका है। आइज एक और एग्जाम्पल है। ह्यूमन आइज और ऑक्टोपस की आइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रखती हैं, लेंस, रेटिना, आइरिस सब। लेकिन हमारा और ऑक्टोपस का कॉमन एंसेस्टर इतना प्रिमिटिव था कि उसमें आइज थी ही नहीं। दोनों ने इंडिपेंडेंटली आइज इवॉल्व की। विंग्स 3 बार इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई, इंसेक्ट्स में, टेरोसॉर्स में और बर्ड्स में। तीनों का सॉल्यूशन अलग था, लेकिन बेसिक फंक्शन एक, हवा में उड़ना। यह पैटर्न बताता है कि एवोल्यूशन में कुछ सॉल्यूशंस इतने ऑप्टिमल हैं कि नेचर बार बार उन्हें डिस्कवर करती है। तो अगर डायनासोर्स रहते और 66 मिलियन साल और इवॉल्व होते, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के पैटर्न्स से हम कुछ रीजनेबल प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। बड़े हर्बीवोर्स में जो आज के एलिफेंट्स और राइनोस के इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स होते, ये शायद ऐसी फीचर्स डेवलप होती जो आज के लार्ज मैमल्स में दिखती हैं। थिक स्किन, रिड्यूस्ड स्पीड बट इंक्रीज्ड एंड्योरेंस, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स। हम यह इसलिए कह सकते हैं क्योंकि लार्ज बॉडी साइज के साथ सर्टेन चैलेंजेस ऑटोमेटिकली आती हैं। हीट डिसिपेशन, वाटर रिक्वायरमेंट्स, प्रेडेटर्स अवॉइडेंस, और इन चैलेंजेस के सॉल्यूशंस लिमिटेड हैं। कार्निवोर्स में
जो आज के बिग कैट्स और वुल्व्स के इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स होते, स्पीड और स्टेल्थ के लिए सिलेक्शन प्रेशर होता। इंटरेस्टिंगली, आज के लार्ज कार्निवोर्स में हम देखते हैं कि एक्सट्रीम साइज एक्चुअली डिसएडवांटेजेस हो जाती है। एक बहुत बड़ा प्रेडेटर बहुत ज्यादा कैलोरीज नीड्स करता है, तो शायद टी-रेक्स जैसे जायंट्स जो ऑलरेडी क्रिटेशियस के एंड में थोड़े स्ट्रेस्ड थे, धीरे धीरे स्मॉलर और मोर एजाइल फॉर्म्स में इवॉल्व होते। यह स्पेक्यूलेशन नहीं है, यह पैटर्न है जो हम फॉसिल रिकॉर्ड में बार बार देखते हैं। जब भी लार्ज एपेक्स प्रेडेटर्स के डिसेंडेंट्स को नई कंडीशंस फेस करनी पड़ी, उनमें साइज रिडक्शन का ट्रेंड दिखा। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अडैप्टिव रेडिएशन। जब एक नया इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी खुलती है तो एक लिनिएज बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई होती है और उस अपॉर्चुनिटी को फिल करती है। यह रेडिएशन कहलाता है। मैमल्स के साथ यही हुआ। जब डायनासोर्स गए तो एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल स्पेस खुला और मैमल्स ने उसे फिल किया। 5 से 10 मिलियन सालों में मैमल्स ने व्हेल्स, बैट्स, हॉर्सेस और प्राइमेट्स जैसी वाइल्डली डिफरेंट फॉर्म्स ले लीं। अगर डायनासोर्स रहते तो कोई मास एक्सटिंक्शन नहीं होती, कोई सडन वैक्यूम नहीं बनता। रेडिएशन स्लोअर होती, लेकिन होती जरूर। कॉन्टिनेंट्स के सेपरेट होने और मिलने से, न्यू आइलैंड्स बनने से, नए क्लाइमेटिक जोन्स डेवलप होने से नई नीचेस बनती रहती और स्पीशीज उन्हें फिल करती रहती। 1982 में एक कैनेडियन पैलियोंटोलॉजिस्ट डेल रसल ने एक पेपर पब्लिश किया जो उस समय काफी कंट्रोवर्शियल था और आज भी डिबेट का हिस्सा है। रसल ने यह सवाल पूछा कि अगर ट्रूडन की एवोल्यूशनरी ट्रेजेक्टरी अनइंटरप्टेड रहती तो वो 66 मिलियन साल बाद कैसा दिखता। उन्होंने अपने कॉलीग आर सेगिंग के साथ मिलकर एक फिजिकल मॉडल बनाया जिसे उन्होंने डायनोसॉरॉइड कहा। वो मॉडल एक अपराइट, लार्ज ब्रेन्ड ह्यूमनॉइड जीव था, 2 पैरों पर खड़ा, बड़ी आंखें और एक सिग्निफिकेंटली एनलार्ज्ड ब्रेन केस। यह मॉडल काफी क्रिटिसाइज्ड हुआ और क्रिटिसिज्म के कुछ वैलिड पॉइंट्स थे। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यह था कि रसल ने एसेंशियली अस्यूम कर लिया कि इंटेलिजेंस का एक ही रास्ता है, ह्यूमनॉइड। लेकिन नेचर ऐसा नहीं सोचती। इंटेलिजेंस के कई फॉर्म्स हो सकती हैं और जरूरी नहीं कि उनका फिजिकल एक्सप्रेशन ह्यूमन जैसा हो। इसे समझने के लिए 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, न्यू कैलेडोनियन क्रो। ये एक बर्ड है और टेक्निकली, जैसा हम पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं, एक डायनासोर है। यह क्रो टूल्स बनाता है, सिर्फ टूल्स यूज नहीं करता, बनाता है। वो एक स्टिक को तोड़कर उसके एंड को शेप देकर उसे एक नैरो होल में डालकर इंसेक्ट्स निकालता है। इसने यह किसी से सीखा नहीं, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसका ब्रेन ह्यूमन ब्रेन जैसा बिल्कुल नहीं है, न स्ट्रक्चर में न साइज में, फिर भी यह काम करता है। दूसरा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम इतना अलग है कि उसके न्यूरॉन्स का बड़ा हिस्सा उसके आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्रेन में नहीं। वो जार्स खोल सकता है, मेजेस सॉल्व कर सकता है और कैमोफ्लाज के लिए अपनी स्किन को रियल टाइम में कंट्रोल करता है। ऑक्टोपस का कॉमन एंसेस्टर हमारे साथ इतना पुराना है कि उस समय कोई कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम था ही नहीं। इंटेलिजेंस पूरी तरह इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुई। ये दोनों एग्जाम्पल्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्टैब्लिश करते हैं। इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक ब्रेन शेप का रिजल्ट नहीं है। यह एक फंक्शनल आउटकम है जो कई डिफरेंट आर्किटेक्चर्स से अचीव हो सकती है। तो ट्रूडॉन को ह्यूमनॉइड बनाना शायद जरूरी नहीं था, लेकिन क्या उसमें इंटेलिजेंस की डायरेक्शन थी? इसके लिए हमें उसकी एक्चुअल एनाटॉमी देखनी होगी। ट्रूडॉन का एंसेफलाइजेशन कोशिएंट यानी ब्रेन साइज का बॉडी साइज से रेशियो नॉन एवियन डायनासोर्स में सबसे हाई था। यह रेशियो आज के एम्यूज और ऑस्ट्रिचेस के कंपेरेबल था और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक मॉडर्न पॉसम्स जैसे स्मॉल मैमल्स से भी तुलनीय था। यह कोई जीनियस लेवल इंटेलिजेंस नहीं था, लेकिन यह एक डायरेक्शन था। इसके अलावा ट्रूडॉन की आंखें,
उसकी आंखें उसके स्कल के आगे की तरफ थीं, न साइड में। यह स्टीरियोस्कोपिक विजन देता है, डेप्थ परसेप्शन। यह फीचर प्रेडेटर्स में कॉमन है, जिन्हें प्रिसाइज टारगेटिंग चाहिए, लेकिन यह वही फीचर भी है जो प्राइमेट्स में है और जो टूल यूज के लिए जरूरी है। अपने हाथ को प्रिसाइजली किसी चीज की तरफ गाइड करना तभी पॉसिबल है जब आप डेप्थ एक्यूरेटली जज कर सकें। ट्रूडॉन के फोरलिम्स में ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी भी थी, वो किसी चीज को पकड़ सकता था। तो तीन चीजें एक साथ थीं, रिलेटिवली लार्ज ब्रेन, स्टीरियोस्कोपिक विजन और ग्रास्पिंग हैंड्स। ये कॉम्बिनेशन अकेले इंटेलिजेंस गारंटी नहीं करता, लेकिन यह उन सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो प्राइमेट्स में इंटेलिजेंस की तरफ गए। अब यहां एक ऑनेस्ट डिस्क्लेमर देना जरूरी है। यह कहना कि ट्रूडॉन डेफिनेटली इंटेलिजेंट बनता, यह साइंस नहीं है। यह एक पॉसिबिलिटी है, एक डायरेक्शन है। एवोल्यूशन को किसी स्पेसिफिक आउटकम की गारंटी नहीं होती। हो सकता था कि ट्रूडॉन की लाइनिएज किसी डिजीज से वाइप आउट हो जाती। हो सकता था कि कोई कंपेटिटर आता जो उसकी नीच ले लेता। हो सकता था कि वो एक अलग ही डायरेक्शन में इवॉल्व होता और इंटेलिजेंस की बजाय कोई और स्पेशलाइजेशन डेवलप करता। लेकिन जो हम कह सकते हैं वो यह है, उस ट्रैजेक्टरी पर उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ अगर कंडीशंस फेवरेबल रहती तो हायर कॉग्निशन एक प्लॉजिबल आउटकम था। और यहाँ एक ब्रॉडर साइंटिफिक डिबेट है जो इस क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाती है। क्या इंटेलिजेंस एवोल्यूशन का एक इनएविटेबल आउटकम है या एक अनलाइकली एक्सीडेंट? साइमन कॉनवे मॉरिस जैसे पेलेंटोलॉजिस्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इतनी पावरफुल है कि अगर लाइफ को काफी टाइम मिले दे तो इंटेलिजेंस एक तरह का अट्रैक्टर है, यानी एवोल्यूशन नेचुरली उसकी तरफ खींचती है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि इंटेलिजेंस इतनी यूजफुल है, इतने सारे एनवायरमेंटल चैलेंजेस का एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है कि अगर कोई लाइनेज काफी कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम डेवलप करे और काफी टाइम पाए तो वो इंटेलिजेंस की तरफ जाएगी। इंटेलिजेंस के सवाल को एक पल के लिए साइड पर रखते हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम यह सोचें कि डायनासोर्स की दुनिया में कौन सोचता, हमें यह समझना होगा कि उस दुनिया में हमारे अपने एंसेस्टर्स का क्या होता। और जवाब ऑनेस्टली कहें तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है। 66 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स अपनी दुनिया पर राज कर रहे थे, मैमल्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वो आज के मैमल्स जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो छोटे थे, ज्यादातर माउस या रैट के साइज के। वो रात में एक्टिव थे, इसलिए कि दिन में डायनासोर्स होते थे। उनकी डाइट मेनली इंसेक्ट्स, सीड्स और छोटे इन्वर्टिब्रेट्स थी। वो जमीन के नीचे बरोज में रहते थे या पेड़ों की छाल के नीचे छुपते थे। यह कोई टेम्पररी सिचुएशन नहीं थी। मैमल्स इस सप्रेस्ड नॉक्टर्नल स्मॉल बॉडीड एग्जिस्टेंस में लगभग 16.5 करोड़ साल रहे, यानी जितने समय से डायनासोर्स थे उतने ही समय से मैमल्स भी थे। लेकिन डायनासोर्स के रहते हुए मैमल्स कभी उस सीलिंग को नहीं तोड़ पाए जो इकोलॉजिकल कंपटीशन ने उन पर लगाई थी। ये सीलिंग क्यों थी, ये समझना जरूरी है। इकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, कंपेटिटिव एक्सक्लूजन। इसका मतलब यह है कि दो स्पीसीज एक ही इकोलॉजिकल निश में लंबे समय तक कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। जो थोड़ी भी बेहतर होगी उस नीच के लिए, वो दूसरी को धीरे धीरे डिस्प्लेस कर देगी। डायनासोर्स इतने डाइवर्स थे, इतनी सारी नीचेस में इतने एस्टैब्लिश थे कि मैमल्स के लिए एक्सपैंड करने की जगह बहुत कम थी। एक मीडियम साइज्ड मैमल अगर दिन में निकलता, न तो वो किसी कार्निवोरस डायनासोर का आसान शिकार होता। अगर वो बड़ा होने की कोशिश करता तो उसे उतना खाना चाहिए होता जो ऑलरेडी बड़े हर्बीवोरस डायनासोर्स ले रहे थे। हर डायरेक्शन में एक एस्टैब्लिश्ड डायनासोर था जो उस स्पेस को पहले से ऑक्यूपाई कर रहा था। तो क्या मैमल्स कंप्लीटली स्टैग्नेंट रहते? जवाब है नहीं। लेकिन उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होती और बहुत लिमिटेड होती। कुछ मैमल्स शायद एक्वाटिक नीचेस एक्सप्लोर करते,
क्योंकि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में डायनासोर्स की प्रेजेंस रिलेटिवली कम थी। कुछ श्रू साइज्ड फॉर्म्स शायद आर्बोरियल यानी पेड़ों पर रहने वाले बन जाते, छोटे इंसेक्ट्स और फ्रूट्स खाते हुए, ऊंचाई का फायदा उठाते हुए। कुछ अंडरग्राउंड स्पेशलिस्ट्स बन जाते, मोल्स की तरह जो जमीन के नीचे की दुनिया में रहते। लेकिन लार्ज ओपन हैबिटेट मैमल्स जैसे आज के एलिफेंट्स, हॉर्सेस, लायंस, ना बफलो, इनके इवॉल्व होने का कोई रास्ता नहीं था। वो नीचेस पहले से भरी हुई थीं और यहां से एक चेन रिएक्शन शुरू होती है जो सीधे हम तक पहुंचती है। प्राइमेट्स, जिनसे इवेंचुअली ह्यूमंस आए, एक आर्बोरियल लिनिएज से निकले। वो पेड़ों पर रहने वाले छोटे मैमल्स थे जिन्होंने धीरे धीरे स्टीरियोस्कोपिक विजन, ग्रास्पिंग हैंड्स और लार्जर ब्रेन्स डेवलप किए। यह सब उस स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में हुआ जो KPG एक्सटिंक्शन के बाद बना, जब फॉरेस्ट्स थे, डायनासोर्स नहीं थे और आर्बोरियल मैमल्स के लिए सडनली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थीं। अगर डायनासोर्स रहते तो यह कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं बनता। आर्बोरियल मैमल्स तो शायद होते, लेकिन वो छोटे, इंसेक्टिवोरस और कॉग्निटिवली सिंपल रहते। उन्हें लार्ज ब्रेन डेवलप करने की कोई एवोल्यूशनरी प्रेशर नहीं होती। लार्ज ब्रेन एक्सपेंसिव होता है, यह बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। एवोल्यूशन कॉस्टली फीचर्स तभी डेवलप करती है जब उनका क्लियर बेनिफिट हो। एक छोटे आर्बोरियल मैमल के लिए जो रात में इंसेक्ट्स खाता हो, लार्ज ब्रेन का कोई इमीडिएट बेनिफिट नहीं था। तो होमो सेपियंस जैसे हम आज हैं, उस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट है और इसे थोड़ा और सपोर्ट करना जरूरी है। ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी कुछ वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस पर डिपेंड करती थी। पहली, ओपन ग्रासलैंड्स का होना, जिसने अर्ली होमिनिड्स को बाइपीडल बनाया। ग्रासलैंड्स, जैसा हमने चैप्टर 9 में देखेंगे, लार्जली KPG एक्सटिंक्शन के बाद के वर्ल्ड की क्रिएशन है। दूसरी, लार्ज ब्रेन के लिए एनर्जी रिच डाइट, जो मीट खाने से आई। मीट खाने के लिए कंपटीशन कम होनी चाहिए थी, जो डायनासोर्स के रहते पॉसिबल नहीं था। तीसरी, इकोलॉजिकल प्रेशर, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिवॉर्ड करे, जो एक ओपन मैमल डोमिनेटेड वर्ल्ड में थी। अब तक हमने जो एस्टैब्लिश किया है वो यह है, डायनासोर्स एक कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स और इकोलॉजिकली डोमिनेंट ग्रुप थे। मैमल्स उनके रहते हुए सप्रेस्ड रहते। प्राइमेट्स इवॉल्व होने की कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होती और होमो सेपियंस जैसे हम हैं उस वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं थे। लेकिन यह सवाल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि हम होते या नहीं। असली सवाल यह है, उस दुनिया में कोई हम जैसा होता या नहीं। कोई ऐसा जीव जो सोच सके, जो सवाल पूछ सके, जो अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करे। इस सवाल के जवाब में साइंस 3 अलग अलग डायरेक्शंस देती है। पहली डायरेक्शन, कंप्लीट एब्सेंस। इस व्यू के मुताबिक डायनासोर डोमिनेटेड वर्ल्ड में कोई इंटेलिजेंट लाइफ नहीं होती। डायनासोर्स इकोलॉजिकली सक्सेसफुल थे, लेकिन इंटेलिजेंस उनकी एवोल्यूशनरी प्रायोरिटी नहीं थी। लार्ज बॉडी साइज, स्पीड, स्ट्रेंथ, स्पेशलाइज्ड फीडिंग, यह सब उनके लिए ज्यादा इमीडिएट सॉल्यूशंस थे। ट्रूडॉन जैसी लाइनेजेस इंटरेस्टिंग थीं, लेकिन वो एक रिलेटिवली स्मॉल, स्पेशलाइज्ड ग्रुप थीं। उनका इंटेलिजेंस की तरफ जाना गारंटीड नहीं था। और मैमल्स जो एक्चुअली इंटेलिजेंस की तरफ गए, वो इस वर्ल्ड में कभी वो कंडीशंस नहीं पाते जो उन्हें उस डायरेक्शन में ले जाती। ये व्यू एसेंशियली कहता है कि इंटेलिजेंस एक एक्सीडेंट था, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस का रिजल्ट जो उस वर्ल्ड में नहीं होती। दूसरी डायरेक्शन, ऑल्टरनेटिव इंटेलिजेंस। इस व्यू के मुताबिक इंटेलिजेंस एक अट्रैक्टर है, जैसा हमने चैप्टर 5 में कॉनवे मॉरिस के आर्ग्यूमेंट में देखा। अगर यह सच है तो किसी न किसी लाइनेज में, किसी न किसी टाइम पर कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज होती। शायद ट्रूडॉन की डिसेंडेंट्स में, शायद किसी इंटायरली डिफरेंट ग्रुप में जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते।
शायद किसी आइसोलेटेड जियोग्राफिक रीजन में जहां कंपटीशन कम थी और एनवायरमेंटल प्रेशर ज्यादा। यह इंटेलिजेंस ह्यूमन जैसी नहीं होती। उसकी सेंसरी वर्ल्ड अलग होती, उसकी प्रायोरिटीज अलग होती, उसका फिजिकल फॉर्म अलग होता। लेकिन कुछ न कुछ होता जो अपने एनवायरनमेंट को मॉडल कर सके, जो फ्यूचर के बारे में सोच सके, जो अपनी तरह के दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सके। तीसरी डायरेक्शन, और यह सबसे फिलोसॉफिकली इंटरेस्टिंग है, यह कि यह सवाल ही रॉन्गली फ्रेम्ड है। हम इंटेलिजेंस को एक बाइनरी चीज की तरह सोचते हैं, है या नहीं है। लेकिन एक्चुअली इंटेलिजेंस एक स्पेक्ट्रम है। क्रोज टूल्स बनाते हैं, एलिफेंट्स अपने मृत साथियों को याद करते हैं, डॉल्फिन्स अपना नाम पहचानते हैं, चिंपैंजीज एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। इनमें से कोई इंटेलिजेंट है और कोई नहीं। यह लाइन कहाँ खींचें? उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में शायद कोई एक डोमिनेंट इंटेलिजेंट स्पीसीज नहीं होती जो बाकी सबसे क्लियरली अलग हो। शायद इंटेलिजेंस कई स्पीसीज में, कई फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती। एक वेब ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, बिना किसी सिंगल डोमिनेंट नोड के। यह हमारी दुनिया से फंडामेंटली डिफरेंट होती। अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट, गोंडवाना की लेगेसी जो भारतीय डायनासोर्स में थी, वो एक यूनिक एवोल्यूशनरी लैबोरेटरी था। राजासोरस जैसी स्पीसीज जो नर्मदा घाटी में थीं, वो एक आइसोलेटेड लिनिएज का हिस्सा थीं। जब भारत एशिया से टकराता तो यह आइसोलेशन खत्म होती, और जो स्पीसीज लंबे समय तक आइसोलेटेड रही हों, जैसे आज के ऑस्ट्रेलिया के मार्supials, वो अक्सर अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शंस में इवॉल्व होती हैं। क्या भारतीय डायनासोर्स में से कोई उस फॉनल इंटरचेंज में सरवाइव करता और कोई यूनिक कॉग्निटिव निच डेवलप करता? यह एक ओपन क्वेश्चन है, लेकिन यह पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स करती है। और यह इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह बताता है कि इंटेलिजेंस का इमर्जेंस किसी एक जियोग्राफी या लिनिएज तक लिमिटेड नहीं होता। एक और एंगल है जो इस मिड पॉइंट पर एड्रेस करना जरूरी है। हम अक्सर यह अस्यूम करते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है टेक्नोलॉजी, सिविलाइजेशन और इवेंचुअली स्पेस ट्रैवल। लेकिन यह एक वेरी ह्यूमन सेंट्रिक व्यू है। डॉल्फिन्स करोड़ों सालों से इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में उसकी जरूरत नहीं थी। पॉज की जगह फाइन्स होने से टूल्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए कॉनवे मॉरिस सही हैं। मान लीजिए कि किसी लाइनेज में, चाहे ट्रूडॉन की डिसेंडेंट्स में हो, चाहे किसी और थेरोपॉड में, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी एक डायरेक्शन में बढ़ती रही। लाखों साल बीते, ब्रेन बड़ा होता गया, सोशल बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता गया, कम्युनिकेशन डेवलप हुई, और एक पॉइंट ऐसा आया जहां यह जीव सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था अपने एनवायरनमेंट पर, बल्कि उसे एक्टिवली मैनिपुलेट करने लगा। क्या उससे सिविलाइजेशन बन सकती थी? यह सवाल पूछने से पहले यह समझना जरूरी है कि सिविलाइजेशन एक्चुअली किन चीजों से बनती है, क्योंकि हम अक्सर सिविलाइजेशन को बिल्डिंग्स, सिटीज और टेक्नोलॉजी की तरह सोचते हैं, लेकिन यह उसके आउटकम्स हैं, फाउंडेशंस नहीं। सिविलाइजेशन के असली फाउंडेशंस 3 हैं। पहला, सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा फूड का होना। जब तक हर इंडिविजुअल को अपना खाना खुद ढूंढना पड़े, तब तक कोई स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती। कोई फुल टाइम टूल मेकर नहीं हो सकता, कोई फुल टाइम टीचर नहीं हो सकता। सरप्लस तब आता है जब फूड को स्टोर किया जा सके और रिलायबली प्रोड्यूस किया जा सके, यानी एग्रीकल्चर। दूसरा, स्टेबल सेटलमेंट। जब तक एक ग्रुप नोमैडिक है, खाने की तलाश में मूव करता रहता है, तब तक कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सकती। स्टेबल सेटलमेंट के लिए प्रिडिक्टेबल फूड सोर्स चाहिए। तीसरा, कोऑपरेटिव सोशल स्ट्रक्चर, यानी ऐसे ग्रुप्स जो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें, जो काम डिवाइड कर सकें, जो शेयर्ड रूल्स पर चल सकें। अब देखते हैं कि एक इंटेलिजेंट डायनासोर स्पीसीज के लिए यह तीनों कंडीशंस कितनी पॉसिबल थीं। एग्रीकल्चर की बात करें तो यह सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
ह्यूमन एग्रीकल्चर इसेंशियली ये है कि हमने कुछ प्लांट स्पीसीज को सिलेक्ट किया, उन्हें कंसिस्टेंटली ग्रो किया और उनकी यील्ड को जेनरेशंस के थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग से बढ़ाया। यह प्रोसेस टेक्निकली किसी भी ऐसे जीव के लिए पॉसिबल है जो प्लांट्स को डिलिबरेटली प्लांट और टेंड कर सके। फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? प्रिसाइज मैनिपुलेशन। ह्यूमन हैंड्स ने यह किया, लेकिन क्या हैंड्स ही एकमात्र तरीका है? न्यू कैलेडोनियन क्रोज, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, टूल्स को अपनी बीक से मैनिपुलेट करते हैं। एक सफिशिएंटली इंटेलिजेंट थेरोपॉड डायनासोर जिसके 4 लिम्स में ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी हो, जैसी ट्रूडॉन में थी, वो सीड्स को कलेक्ट कर सकता था, उन्हें स्पेसिफिक लोकेशंस पर प्लांट कर सकता था और उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता था। यह एग्रीकल्चर नहीं होती एग्जैक्टली जैसी हमारी है, लेकिन फंक्शनली सिमिलर होती। स्टोरेज एक और चैलेंज होती। ह्यूमंस ने पॉटरी और ग्रैनरीज डेवलप किए। एक डायनासोर स्पीशीज शायद अलग सॉल्यूशंस डेवलप करती, अंडरग्राउंड कैशेस या स्पेसिफिक प्लांट स्ट्रक्चर्स का यूज। नेचर में यह बिहेवियर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। स्क्विरल्स नट स्टोर करते हैं, क्लार्क्स नट क्रैकर बर्ड्स थाउजेंड्स ऑफ सीड्स को याद रखकर रिट्रीव करते हैं। यह रूडिमेंटरी स्टोरेज है। कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ये एलैबोरेट हो सकती थी। अब फायर की बात, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक सेंट्रल एलिमेंट है। फायर का यूज करना और कंट्रोल करना, यह एक मैसिव लीप था ह्यूमन एवोल्यूशन में। फायर ने खाना पकाने दिया, जिसने डाइजेस्टिव एफिशिएंसी बढ़ाई, जिसने ब्रेन को ज्यादा एनर्जी मिली। फायर ने वार्मथ दी, प्रोटेक्शन दी, देन और इवेंचुअली मेटलर्जी तक पहुंचाया। क्या एक डायनासोर स्पीसीज फायर यूज करती? यह ऑनेस्टली अनसर्टन है। फायर के साथ एक फंडामेंटल चैलेंज है, फियर। ज्यादातर जीव फायर से नेचुरली डरते हैं। यह फियर एवोल्यूशनरी है, फायर डेंजरस है। ह्यूमंस ने किसी पॉइंट पर यह फियर ओवरकम की, शायद स्कैवेंजिंग के थ्रू, नेचुरली ओकरिंग फायर से, कुक्ड मीट खाने से। एक इंटेलिजेंट डायनासोर स्पीसीज भी पोटेंशियली यही पाथ ले सकती थी, लेकिन यह गारंटीड नहीं था। और फायर के बिना सिविलाइजेशन एक वेरी डिफरेंट शेप लेती, स्लोअर, मोर लिमिटेड। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का सवाल भी यहां रेलेवेंट है। कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन चाहिए। ह्यूमन लैंग्वेज इतनी पावरफुल है क्योंकि यह आर्बिट्ररी सिंबल्स यूज करती है जो शेयर्ड मीनिंग रखते हैं, और यह इंफॉर्मेशन को टाइम के पार ट्रांसफर कर सकती है। यानी एक जनरेशन जो सीखे वो अगली जनरेशन को बता सके। डायनासोर्स में वोकल एनाटॉमी थी। बर्ड्स, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं, इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशंस प्रोड्यूस करते हैं। पैरट्स ह्यूमन स्पीच को न सिर्फ कॉपी करते हैं बल्कि कॉन्टेक्सचुअली यूज भी करते हैं। सॉन्गबर्ड्स के वोकल लर्निंग के न्यूरल मैकेनिज्म्स ह्यूमंस के स्पीच लर्निंग से सरप्राइजिंगली सिमिलर हैं। तो एक इंटेलिजेंट थेरोपॉड में कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन की पोटेंशियल थी। क्या वो सिंबॉलिक लैंग्वेज बन सकती थी? यह एक बड़ा लीप है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि सिविलाइजेशन एक स्पीशीज की स्टोरी है। लेकिन पृथ्वी सिर्फ एक स्पीशीज की स्टोरी नहीं है, यह करोड़ों स्पीशीज की स्टोरी है। और उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में पूरा इकोसिस्टम कैसा होता, यह समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि किसी एक इंटेलिजेंट लिनिएज के बारे में सोचना। शुरू करते हैं उस ये चीज से जो सबसे फंडामेंटल है, प्लांट्स। आज पृथ्वी की सरफेस का बहुत बड़ा हिस्सा ग्रासलैंड से कवर्ड है। सवनास, स्टेप्स, प्रेरीज और भारत के डेक्कन के खुले मैदान, यह सब ग्रास डोमिनेटेड लैंडस्केप्स हैं। लेकिन ग्रास एक रिलेटिवली रीसेंट इनोवेशन है। क्रिटेशियस पीरियड के अंत में ग्रास अब भी अपनी इन्फेंसी में थी। ज्यादातर जगहों पर फॉरेस्ट्स, फर्न्स और साइकेड्स थे। ग्रास का स्प्रेड KPG एक्सटिंक्शन के बाद हुआ और इसमें मैमल्स की एक डायरेक्ट रोल थी। लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स जैसे हॉर्सेस, कैटल और बाइसन ने ग्रास को एक्टिवली प्रमोट किया। वो डेंस ट्रीज और श्रब्स को नहीं खा सकते थे,
लेकिन ग्रास को खा सकते थे। और ग्रास की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, उसका ग्रोविंग पॉइंट जमीन के पास होता है, इसलिए ऊपर से खाए जाने के बाद वो फिर उगाती है। यह को एवोल्यूशन था। ग्रेजर्स और ग्रास ने एक दूसरे को शेप किया। अगर डायनासोर्स रहते ना तो लार्ज ग्रेजिंग मैमल्स नहीं होते, तो ग्रास को वो स्पेसिफिक प्रेशर नहीं मिलती जिसने उसे स्प्रेड करने में हेल्प किया। दुनिया आज से कहीं ज्यादा फॉरेस्टेड होती। डेंस कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट्स जिनमें डिफरेंट लेयर्स होती, जिनमें कैनपी होती, अंडरस्टोरी होती और ग्राउंड लेवल पर फर्न्स और मॉसेस होते। यह एक ड्रामेटिकली डिफरेंट विजुअल लैंडस्केप होता। सेरेंगेटी जैसे ओपन ग्रासलैंड्स नहीं होते, राजस्थान और गुजरात के सेमी एरिड ग्रासलैंड्स नहीं होते। उनकी जगह फॉरेस्ट्स होते, शायद उतने डेंस नहीं जितने अमेज़न में हैं, लेकिन आज के अफ्रीकन सवाना से तो बहुत अलग। इसका एक और कॉन्सिक्वेंस होता कार्बन। फॉरेस्ट्स ग्रासलैंड्स की तुलना में ज्यादा कार्बन स्टोर करते हैं। ज्यादा फॉरेस्टेड दुनिया का मतलब होता ज्यादा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। एटमॉस्फेयर में CO2 कम होती। ये क्लाइमेट को डायरेक्टली अफेक्ट करता। टेम्परेचर्स थोड़ी और स्टेबल होती, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कम होते। यह आयरॉनिक है क्योंकि आज हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर चिंतित हैं। उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में बिना ह्यूमंस के फॉरेस्ट्स नेचुरली डोमिनेंट होते। अब ओशंस की बात करते हैं। मोसासॉर्स और प्लीसियोसॉर्स जो लार्ज मरीन रेप्टाइल्स थे और KPG एक्सटिंक्शन में गए। अगर वो रहते तो ओशंस की फूड चेन फंडामेंटली अलग होती। आज लार्ज मरीन प्रेडेटर्स की रोल व्हेल्स और शार्क्स फिल करते हैं। व्हेल्स मैमल्स हैं, वो लैंड मैमल्स से इवॉल्व होकर वापस समुद्र में गए, लार्जली इसलिए कि KPG एक्सटिंक्शन के बाद समुद्र में एक वैक्यूम था। अगर मोसासॉर्स रहते ना तो वो वैक्यूम कभी बनता नहीं, व्हेल्स इवॉल्व नहीं होती, डॉल्फिन्स नहीं होते। आज का जो सीटेशियन इंटेलिजेंस है, जो अपने आप में रिमार्केबल है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। शार्क्स रहते वो तो 30 करोड़ से ज्यादा साल से हैं और किसी भी मैस एक्सटिंक्शन में नहीं गए, लेकिन उनकी रोल लिमिटेड होती मोसासॉर्स की प्रेजेंस में। मोसासॉर्स बड़े और एग्रेसिव थे। आज के ऑर्का व्हेल्स की तरह वो एपेक्स प्रेडेटर्स थे। कोरल रीफ्स की बात करें, यह इंटरेस्टिंग है। KPG एक्सटिंक्शन ने कोरल रीफ्स को बुरी तरह अफेक्ट किया था। वो लार्जली कोलैप्स हो गए थे और फिर रिकवर हुए। अगर वो एक्सटिंक्शन नहीं होती तो रीफ्स कंटिन्यूअसली डेवलप होते रहते। आज के रीफ्स से ज्यादा एंशिएंट, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा बायोडाइवर्स रीफ्स होते। भारत के संदर्भ में लक्षद्वीप और अंडमान के कोरल रीफ्स जो आज एग्जिस्ट करते हैं वो रिलेटिवली यंग हैं जियोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स पर। उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में इंडियन ओशन के रीफ्स करोड़ों साल पुराने होते। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कल्पना से परे होती। अब बर्ड्स की बात, जो एक्चुअली इस पूरी स्टोरी में सबसे फैसिनेटिंग थ्रेड है। बर्ड्स जो एवियन डायनासोर्स हैं, KPG एक्सटिंक्शन में सरवाइव किए, लेकिन उनके नॉन एवियन रिलेटिव्स नहीं बचे। उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में नॉन एवियन डायनासोर्स के रहते हुए बर्ड्स की एवोल्यूशन एक अलग डायरेक्शन में जाती। आज बर्ड्स इतने डाइवर्स हैं, ईगल्स से लेकर पेंगुइन्स तक, हमिंगबर्ड्स से लेकर ऑस्ट्रिचेस तक, लार्जली इसलिए कि KPG एक्सटिंक्शन के बाद उनके सामने एक ओपन वर्ल्ड था। अगर नॉन एवियन डायनासोर्स रहते तो बर्ड्स के लिए वो इकोलॉजिकल स्पेस नहीं होती। बर्ड्स स्मॉलर और मोर स्पेशलाइज्ड रहते, मोस्टली एरियल नीचेस में, जहां लार्ज नॉन एवियन डायनासोर्स कंपीट नहीं कर सकते थे। लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिचेस और ईम्यूज, जो इसेंशियली ग्राउंड ड्वेलिंग लार्ज बॉडीड बर्ड्स हैं, वो प्रॉबली इवॉल्व नहीं होते। वो नीचेस ऑलरेडी लार्ज थेरोपॉड्स से फिल्ड होते। ये पूरा इकोसिस्टम एक वेब है जिसमें हर एक थ्रेड दूसरे से कनेक्टेड है। वो फॉरेस्टेड, मोसासॉर फिल्ड, ग्रासलैंड फ्री दुनिया एक फिक्स्ड पिक्चर नहीं होती। पृथ्वी की क्लाइमेट कभी स्टैटिक नहीं रही।
यह एक फंडामेंटल फैक्ट है जो हम फॉसिल रिकॉर्ड से, आइस कोर्स से और ओशन सेडिमेंट से जानते हैं। क्लाइमेट बदलती है, साइकिल्स में, ग्रेजुअली और कभी-कभी बहुत तेजी से। और अगर डायनासोर्स 66 मिलियन साल और रहते न तो उन्हें यह चेंजेस फेस करनी पड़ती। यह चैप्टर उन्हीं चेंजेस के बारे में है और इस बारे में कि डायनासोर्स उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करते। पहले मिलानकोविच साइकिल्स को प्रॉपरली समझते हैं, क्योंकि यह वो मैकेनिज्म है जो पृथ्वी की लॉन्ग टर्म क्लाइमेट को ड्राइव करती है। पृथ्वी की ऑर्बिट परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, यह स्लाइटली एलिप्टिकल है और यह एलिप्स खुद भी बदलता रहता है एक साइकिल में जो लगभग 1 लाख साल की होती है। इसके अलावा पृथ्वी का एक्सिस टिल्टेड है, लगभग 23 से 24 डिग्रीज के बीच, और यह टिल्ट भी बदलती रहती है एक साइकिल में जो लगभग 21,000 साल की होती है। और तीसरा, पृथ्वी का एक्सिस एक वॉबल करता है, जैसे एक स्पिनिंग टॉप करता है। इसे प्रिसेशन कहते हैं और इसकी साइकिल लगभग 26,000 साल की है। ये तीनों साइकिल्स जब एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में आती हैं तो पृथ्वी को कम सोलर एनर्जी मिलती है और आइस एजेस शुरू होती हैं। जब कॉम्बिनेशन फेवरेबल होता है तो वार्मिंग होती है और आइस रिसीड करती है। पिछले 30 लाख सालों में पृथ्वी ने लगभग 30 मेजर ग्लेशियल साइकिल्स देखे हैं। हर ग्लेशियल पीरियड में ग्लोबल टेम्परेचर्स आज से औसतन 5 से 6 डिग्री सेल्सियस कम थे। सी लेवल्स 100 मीटर से ज्यादा नीचे थे। अगर डायनासोर्स रहते तो इन साइकिल्स का उन पर क्या असर होता? यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करनी है अर्ली सेनोजोइक आइस एजेस और लेटर प्लाइस्टोसीन आइस एजेस के बीच। 66 मिलियन साल पहले से लेकर लगभग 3 से 3.5 करोड़ साल पहले तक पृथ्वी जनरली वार्म थी। इस पीरियड को इयोसीन और ओलिगोसीन कहते हैं। एंटार्क्टिका में फॉरेस्ट्स थे। पोलर रीजन्स में आज की तरह परमानेंट आइस नहीं था। यह पीरियड डायनासोर्स के लिए रिलेटिवली कंफर्टेबल होता, हालांकि टेम्परेचर वेरिएशंस होती, वो एक्सट्रीम नहीं होती। असली चैलेंज तब आती जब लगभग 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी कूलिंग की तरफ शिफ्ट होने लगी। एंटार्क्टिका धीरे धीरे आइसोलेट हुआ। उसके चारों तरफ एक सर्कमपोलर ओशन करंट डेवलप हुई, जिसने वार्म वाटर को वहां पहुंचने से रोका और परमानेंट एंटार्क्टिक आइस शीट बनने लगी। यह शिफ्ट ग्रेजुअल था, लाखों सालों में, लेकिन इसका ग्लोबल इंपैक्ट था। डायनासोर्स इसे कैसे हैंडल करते? यहां हमारे पास कुछ रियल एविडेंस है। जैसा हमने अर्लियर एस्टैब्लिश किया, कुछ डायनासोर्स पोलर रीजन्स में रहते थे। अलास्का और ऑस्ट्रेलिया के पोलर फॉसिल साइट्स यह कंफर्म करते हैं। यानी कम से कम कुछ स्पीसीज कोल्ड टॉलरेंस रखती थीं। लेकिन अलास्का के डायनासोर्स और एक फुल ब्लोन आइस एज, इनमें बहुत फर्क है। लार्ज बॉडी साइज एक एडवांटेज होती। जिगैंटोथर्माई, जिसका जिक्र हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं, बड़े डायनासोर्स को नेचुरली इंसुलेटेड रखती। लेकिन बहुत ठंडे टेम्परेचर्स में यह भी इनसफिशिएंट होता। फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती। अगर प्लांट्स डाई ऑफ करें या डोरमेंट हो जाएं, तो लार्ज हर्बीवोर्स को भारी मात्रा में खाने की जरूरत होती, जो पूरी नहीं होती। तो शायद यह होता, मेजर ग्लेशियल पीरियड्स में लार्ज डायनासोर्स मिड लैटिट्यूड्स की तरफ माइग्रेट करते। यह बिहेवियर आज के लार्ज मैमल्स में देखते हैं। कैरिबू, विल्डबीस्ट, नन और एलिफेंट्स सब सीजनल माइग्रेशंस करते हैं। इंडिया उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में एक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग रेफ्यूज होता। जब ग्लोबल कूलिंग होती तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स कंपैरेटिवली वार्म रहते। इंडिया, जो इक्वेटर के रिलेटिवली करीब है, एक ग्लेशियल रेफ्यूज बन सकता था। वो रीजन जहां स्पीसीज आइस एजेस में सरवाइव करती थीं और फिर जब वार्मिंग होती तो वहां से एक्सपैंड होती थीं। यह कॉन्सेप्ट रिफ्यूजिया कहलाता है और यह रियल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ हिस्से, वेस्टर्न घाट्स के कुछ रीजन्स और श्रीलंका, ये सब प्लाइस्टोसीन आइस एजेस के दौरान रिफ्यूजिया थे जहां स्पीशीज सरवाइव की। इंडियन बायोडाइवर्सिटी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा इन्हीं रिफ्यूजिया की वजह से है।
अगर डायनासोर्स होते तो भारतीय सबकॉन्टिनेंट रिपीटेडली एक रेफ्यूज का रोल निभाता। हर ग्लेशियल साइकिल में स्पीसीज यहाँ कंसंट्रेट होती, इवॉल्व होती और फिर इंटरग्लेशियल पीरियड्स में बाहर एक्सपैंड होती। ये प्रोसेस स्पीशिएशन को एक्सेलरेट करती, यानी नई स्पीसीज बनने की रेट ज्यादा होती। अब एक और क्लाइमेट इवेंट की बात करते हैं जो इस टाइमलाइन में होता। लगभग 55 मिलियन साल पहले, यानी हमारे ऑल्टरनेट टाइमलाइन में डायनासोर्स के रहते हुए एक इवेंट हुई जिसे पेलियोसीन ईओसीन थर्मल मैक्सिमम या PETM कहते हैं। यह एक पीरियड था जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर्स अपेक्षाकृत बहुत तेजी से, जियोलॉजिकल टर्म्स में लगभग 5 से 8 डिग्री सेल्सियस बढ़ गए। यह वार्मिंग लगभग 20,000 सालों में हुई। इसकी वजह थी बड़े पैमाने पर कार्बन रिलीज, शायद वोल्केनिक एक्टिविटी से, शायद मीथेन हाइड्रेट्स के ओशन फ्लोर से रिलीज होने से। यह डिबेट अभी भी है कि ट्रिगर क्या था। इस इवेंट में हमारी रियल टाइमलाइन में मैमल्स की कई स्पीशीज ने रैपिड एवोल्यूशन दिखाई। कुछ छोटे हुए, ना कुछ ने नई नीचेस एक्सप्लोर की। यह एक स्ट्रेस इवेंट था जिसने एवोल्यूशन को एक्सेलरेट किया। डायनासोर्स के रहते हुए PETM एक मैसिव डिसरप्शन होता। बहुत ज्यादा गर्मी, चेंज्ड रेनफॉल पैटर्न्स, शिफ्टेड वेजिटेशन जोन्स। लार्ज डायनासोर्स जो स्पेसिफिक हैबिटेट्स पर डिपेंडेंट थे, उन्हें या तो माइग्रेट करना पड़ता या अडेप्ट करना पड़ता। जो नहीं कर पाते वो लोकली एक्सटिंक्ट होते, लेकिन यह भी एवोल्यूशन को ड्राइव करता। स्ट्रेस इवेंट्स वही करते हैं, वो वीक या ओवरली स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स को एलिमिनेट करते हैं और अडेप्टेबल फॉर्म्स को सिलेक्ट करते हैं। PETM के बाद जो डायनासोर्स सरवाइव करते वो प्रोबेबली ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट होते। क्लाइमेट के उन साइकिल्स से गुजरते हुए, अडेप्ट होते हुए, नॉन इवॉल्व होते हुए वो डायनासोर्स एक ऐसी दुनिया में पहुंचते जो 66 मिलियन साल पहले की दुनिया से बहुत अलग होती। और अब हम उस क्वेश्चन पर आते हैं जो शायद इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में सबसे ज्यादा लोगों के मन में है। क्या ह्यूमंस और डायनासोर्स एक साथ रह सकते थे? इस क्वेश्चन का ऑनेस्ट जवाब देने के लिए पहले एक प्रेमिस एस्टैब्लिश करनी होगी जो हम चैप्टर 6 और 7 में ऑलरेडी कर चुके हैं। होमो सेपियंस जैसे हम आज हैं उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, तो टेक्निकली ये क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरह से फ्रेम करते हैं। क्या कोई इंटेलिजेंट, टूल यूजिंग, सोशली कॉम्प्लेक्स प्राइमेट लाइक जीव डायनासोर्स के साथ एक ही प्लैनेट पर सरवाइव कर सकता था? और अगर हां, तो किन कंडीशंस में? यहां इकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल काम करता है, निच पार्टीशनिंग। जब दो स्पीसीज एक ही ब्रॉड एनवायरनमेंट में रहती हैं, ना तो वो यूजुअली अपनी रिसोर्सेज और स्पेस को डिवाइड कर लेती हैं। वो एग्जैक्ट सेम चीज नहीं खाती, एग्जैक्ट सेम समय पर एक्टिव नहीं होती, एग्जैक्ट सेम हैबिटेट यूज नहीं करती। ये कंपटीशन को रिड्यूस करता है और दोनों को सरवाइव करने देता है। अफ्रीका में आज यही होता है। लायंस, लेपर्ड्स, चीटास, हीनास और वाइल्ड डॉग्स सब कार्निवोर्स हैं, सब एक ही लैंडस्केप पर हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रे टारगेट करते हैं, अलग अलग टाइम्स पर हंट करते हैं, अलग अलग टेरेन्स यूज करते हैं। ये कोएग्जिस्टेंस है, अनकंफर्टेबल, कंपेटिटिव लेकिन फंक्शनल। अर्ली होमिनिड्स ने इसी लैंडस्केप में सरवाइव किया। वो अपेक्स प्रेडेटर्स नहीं थे, वो एक्चुअली प्रे भी थे। फॉसिल एविडेंस सजेस्ट करता है कि अर्ली ऑस्ट्रालोपिथेकस को ईगल्स और लार्ज कैट्स ने शिकार किया, लेकिन वो सरवाइव किए ग्रुप्स में रहकर, टूल्स यूज करके, बस और अपनी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। तो अगर किसी ऑल्टरनेट सिनारियो में कोई इंटेलिजेंट प्राइमेट लाइक जीव उस डायनासोर डोमिनेटेड वर्ल्ड में होता तो उसे इसी तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होती, लेकिन बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशंस में। सबसे बड़ी चैलेंज होती साइज एसिमेट्री। आज के अफ्रीका में एक एडल्ट ह्यूमन एक लायन से फिजिकली कमजोर है, लेकिन एक टी-रेक्स इक्विवेलेंट का सामना एक छोटे प्राइमेट लाइक जीव से करें।
यह कंपैरिजन बहुत ज्यादा वन साइडेड है। टीरेक्स का बाइट फोर्स आज के किसी भी लैंड प्रेडेटर से कहीं ज्यादा था। उसकी हाइट और रीच ओवरवेलमिंग होती। ग्रुप्स में रहना, फायर का यूज करना, देन और प्रोजेक्टाइल वेपन्स, यह वो टूल्स हैं जिन्होंने ह्यूमंस को लार्ज प्रेडेटर्स के अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्शन दी। लेकिन एक ऐसे जीव के लिए जो अभी यह टूल्स डेवलप कर रहा हो, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में हो, यह प्रोटेक्शन इनसफिशिएंट होती। तो शायद वो जीव ऐसे हैबिटेट्स प्रेफर करता जहां लार्ज कार्निवोरस डायनासोर्स कम थे, डेंस फॉरेस्ट्स जहां लार्ज बाइपेडल प्रेडेटर्स को मैन्यूवर करने में डिफिकल्टी होती, आइलैंड्स जहां मेनलैंड की लार्ज स्पीसीज नहीं पहुंची हों, माउंटेन्स जहां थिनर एयर और डिफिकल्ट टेरेन बड़े जीवों के लिए चैलेंजिंग हो। यह एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो अर्ली ह्यूमंस ने शो किया। वो ओपन सवनास से ग्रेजुअली डेंस फॉरेस्ट्स और वेरिड टेरेन्स में एक्सपैंड हुए जैसे जैसे उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई। अब एक और एंगल, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। लार्ज हर्बिवोरस डायनासोर्स बहुत ज्यादा वेजिटेशन कंज्यूम करते। एक एडल्ट सौरोपॉड प्रतिदिन सैकड़ों किलोग्राम वेजिटेशन खाता था। उनकी प्रेजेंस में स्मॉल फ्रूगिवोरस या ऑमनिवोरस जीवों के लिए फूड अबंडेंट होती। फ्रूट्स, सीड्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स जो लार्ज डायनासोर्स नहीं खाते थे। यह एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी होती। इकोलॉजिकल लिटरेचर में इसे मेगाफॉनल फैसिलिटेशन कहते हैं। जब लार्ज एनिमल्स अपनी फीडिंग और मूवमेंट से स्मॉलर एनिमल्स के लिए रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स जब ट्रीज को अपरूट करते हैं, दान तो उससे स्मॉलर एनिमल्स के लिए ग्राउंड लेवल वेजिटेशन एक्सेसिबल होती है। लार्ज डायनासोर्स का यही इफेक्ट होता। उनकी फीडिंग हैबिट्स लैंडस्केप को एक सर्टेन तरह से शेप करती जो स्मॉलर अपॉर्चुनिस्टिक जीवों के लिए बेनिफिशियल हो सकती थी। तो फूड के लिए डायरेक्ट कंपटीशन कम होती, लेकिन टेरिटरी के लिए यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। कार्निवोरस डायनासोर्स लार्ज टेरिटोरीज मेंटेन करते थे जैसे आज के लार्ज प्रेडेटर्स करते हैं। एक ऐसे लैंडस्केप में जहां मल्टीपल लार्ज प्रेडेटर्स हों, एक छोटे इंटेलिजेंट जीव के लिए सेफ जोन्स ढूंढना डिफिकल्ट होता। वो कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना पड़ता, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक्चुअली बेनिफिशियल होता है। थ्रेट डिटेक्शन, फ्यूचर प्लानिंग, नो सोशल कोऑर्डिनेशन, यह सब हाई प्रेडेशन एनवायरनमेंट्स में सिलेक्ट होती हैं। यहां एक रियल वर्ल्ड पैरेलल है। ह्यूमंस की कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी के एवोल्यूशन को पार्टली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रिसर्चर्स प्रेडेशन प्रेशर हाइपोथेसिस यूज करते हैं। यह आइडिया कि प्रेडेटर्स की प्रेजेंस ने होमिनिड्स को ज्यादा सोशली कोऑपरेटिव और कॉग्निटिवली कॉम्प्लेक्स बनाया। तो पैराडॉक्सिकली डायनासोर्स की प्रेजेंस उस हाइपोथेटिकल इंटेलिजेंट जीव की इंटेलिजेंस को एक्चुअली एक्सेलरेट कर सकती थी। लेकिन लॉन्ग टर्म कोएग्जिस्टेंस का असली टेस्ट यह होता, क्या वो इंटेलिजेंट जीव इवेंचुअली डायनासोर्स को थ्रेटन करने लगता? ह्यूमन हिस्ट्री में हमने देखा है कि जहां भी ह्यूमंस पहुंचे, मेगाफोना डिसअपीयर हुई। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिकास में, मैडागास्कार में लार्ज एनिमल्स बहुत तेजी से एक्सटिंक्ट हुए ह्यूमंस के पहुंचने के बाद। यह कोइंसिडेंस नहीं है। अगर वो ऑल्टरनेट इंटेलिजेंट जीव भी इसी पैटर्न को फॉलो करता, और यह लाइकली है क्योंकि यह पैटर्न इंटेलिजेंस और रिसोर्स यूज का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, तो इवेंचुअली लार्ज डायनासोर्स के लिए प्रेशर बढ़ती। लेकिन डायनासोर्स ह्यूमंस की तरह नाइव नहीं होते, जैसे ऑस्ट्रेलियन मेगाफोना थी, जिन्होंने पहले कभी इंटेलिजेंट हंटर्स नहीं देखे थे। डायनासोर्स लाखों सालों से इवॉल्व हो रहे होते। उनमें प्रेडेटर अवॉइडेंस बिहेवियर्स सोफिस्टिकेटेड होते। यह एक आर्म्स रेस होती। इंटेलिजेंस बढ़ती, डायनासोर डिफेंसेस भी बढ़ती। कोई सिंपल आउटकम नहीं होता, कोई क्लियर विनर नहीं होता। बस एक कॉम्प्लिकेटेड, डायनामिक और कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग बैलेंस होती, जैसी नेचर में हमेशा होती है।
वो आर्म्स रेस एक इंटरेस्टिंग थॉट है, लेकिन इस चैप्टर में हम उससे आगे जाते हैं। मान लीजिए किसी तरह वो बैलेंस बन गया। वो इंटेलिजेंट जीव, चाहे वो डायनासोर लिनिएज से हो, चाहे कोई और फॉर्म हो, और बड़े डायनासोर्स एक ही लैंडस्केप पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉट इन हार्मनी एग्जैक्टली, बल्कि उस कॉम्प्लिकेटेड शिफ्टिंग डायनामिक में जिसका जिक्र हमने चैप्टर के अंत में किया। उस वर्ल्ड में प्रैक्टिकली क्या दिखता? पहली बात, डोमेस्टिकेशन। ह्यूमंस ने अपने हिस्ट्री में जो सबसे पावरफुल चीज की वो यह थी कि उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स को टेम किया। डॉग्स को वुल्व्स से बनाया लगभग 15,000 साल पहले। हॉर्सेस को लगभग 5,500 साल पहले डोमेस्टिकेट किया। कैटल, गोट्स एंड चिकन्स, ये सब डिलिबरेट प्रोसेस थी जिसमें हजारों जनरेशन्स की सिलेक्टिव ब्रीडिंग थी। क्या एक इंटेलिजेंट जीव डायनासोर्स को डोमेस्टिकेट कर सकता था? यह इम्पॉसिबल नहीं है। डोमेस्टिकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स चाहिए होती हैं किसी एनिमल में। लो एग्रेशन थ्रेशोल्ड, एबिलिटी टू रीड सोशल क्यूज, डाइटरी फ्लेक्सिबिलिटी और फास्ट इनफ रिप्रोडक्शन रेट। जैरेड डायमंड ने अपनी बुक में यह फ्रेमवर्क दिया था कि क्यों कुछ एनिमल्स डोमेस्टिकेट हुए और कुछ नहीं। कुछ डायनासोर्स इन क्राइटेरिया को पोटेंशियली मीट कर सकते थे। स्मॉल टू मीडियम हर्बिवोरस डायनासोर्स जैसे हेड्रोसॉर्स की स्मॉलर स्पीसीज कंपैरेटिवली लेस एग्रेसिव थे, सोशल थे और प्लांट बेस्ड डाइट रखते थे। उनकी रिप्रोडक्शन रेट लार्ज सॉरोपॉड्स से ज्यादा होती। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डोमेस्टिकेशन को फीजिबल बनाती हैं। एक डोमेस्टिकेटेड स्मॉल हेड्रोसॉर शायद वैसा होता जैसे आज कैटल या शीप हैं, एक मैनेज्ड फूड और लेबर सोर्स। लेकिन यहां एक और एंगल है जो ज्यादा इमीडिएट है, चिकन्स। आज दुनिया में लगभग 23 अरब चिकन्स हैं। यह किसी भी बर्ड स्पीसीज की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और चिकन्स टेक्निकली एवियन डायनासोर्स हैं। हम ऑलरेडी डायनासोर्स को डोमेस्टिकेट करके खा रहे हैं, एग्स के रूप में, मीट के रूप में। यह कोई मेटाफोर नहीं है, यह टैक्सोनॉमी है। तो डोमेस्टिकेशन का कॉन्सेप्ट डायनासोर्स पर अप्लाई करना उतना फारफेच्ड नहीं है जितना लगता है। हमने ऑलरेडी ये किया है, बस एक स्पेसिफिक ब्रांच के साथ। अब एक अलग एंगल, कल्चरल इम्पैक्ट। अगर कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज डायनासोर्स के साथ इवॉल्व होती तो उनका वर्ल्ड व्यू फंडामेंटली अलग होता। ह्यूमन कल्चर्स ने अपनी सराउंडिंग फौना को अपनी मिथोलॉजी, रिलीजन और आर्ट में शामिल किया। भारत में एलिफेंट्स और काउज सेक्रेड हैं। इजिप्ट में कैट्स को डिवाइन माना जाता था। नॉर्स मिथोलॉजी में रेवंस इंपॉर्टेंट थे। एक ऐसी कल्चर जो लार्ज डायनासोर्स के साथ डेवलप होती। उनके बिलीफ सिस्टम्स में, उनकी स्टोरीज में, उनके सिंबल्स में डायनासोर्स सेंट्रल होते। एक कल्चर जो एक लिविंग टी-रेक्स इक्विवेलेंट को देखकर बड़ी हुई हो, उसका आइडिया ऑफ पावर, फियर और रेवरेंस हमसे बहुत अलग होता। और यह सिर्फ मिथोलॉजी नहीं होती, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती। डायनासोर बिहेवियर को समझना, उनके माइग्रेशन पैटर्न्स को ट्रैक करना, उनसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, यह नॉलेज ही उस सिविलाइजेशन की सर्वाइवल का आधार होती। आर्किटेक्चर भी अलग होती। ह्यूमन आर्किटेक्चर लार्जली ह्यूमन स्केल पर है। डोर्स, सीलिंग्स, द कॉरिडोर्स सब ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हैं। एक सिविलाइजेशन जो लार्ज डायनासोर्स के साथ एग्जिस्ट करती, उसे अपने स्ट्रक्चर्स को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन करना होता। हाई वॉल्स, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स या ऐसे टेरेन्स में सेटलमेंट्स जहां लार्ज डायनासोर्स फिजिकली नहीं पहुंच सकते। ये कंस्ट्रेंट्स एक्चुअली इनोवेशन ड्राइव करते। ह्यूमन फोर्टिफिकेशंस, कैसल्स, सिटी वॉल्स, मोट्स, ये सब एक्सटर्नल थ्रेट्स के रिस्पॉन्स में बने। डायनासोर्स एक कांस्टेंट आर्किटेक्चरल चैलेंज होते जो इंजीनियरिंग को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश करते। अब एक और डायमेंशन, नॉलेज और साइंस। एक इंटेलिजेंट स्पीसीज जो लिविंग डायनासोर्स के साथ रहती, उसकी नेचुरल हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हमसे कहीं ज्यादा डायरेक्ट होती।
हम डायनासोर्स को फॉसिल से जानते हैं, इनकम्प्लीट, फ्रैगमेंटेड और हमेशा इंटरप्रिटेशन की जरूरत वाले। वो स्पीसीज उन्हें लिविंग, ब्रीदिंग, बिहेविंग देखती। उनकी बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, उनके इकोसिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग और उनके साथ के रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग, यह सब फर्स्ट हैंड होती। यह एक एंटायरली डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजी होती, नॉलेज का एक अलग तरीका। और यह पैटर्न सिर्फ उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड का नहीं है, यह इस दुनिया का भी है, हमारी दुनिया का। इस चैप्टर में हम एक स्टेप बैक लेते हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम यह सोचते रहे कि अगर डायनासोर्स नहीं गए होते तो क्या होता, लेकिन अब एक और एंगल से देखते हैं, यह कि डायनासोर्स का जाना एक्चुअली क्या था। क्या वो सिर्फ एक एंडिंग थी या कुछ और भी था उसमें? एक्सटिंक्शन को हम नेचुरली एक ट्रेजेडी की तरह देखते हैं, और एक लेवल पर यह है भी। जब कोई स्पीसीज हमेशा के लिए चली जाती है तो वो एक इरिवर्सिबल लॉस है। लेकिन अर्थ के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें तो एक और पैटर्न दिखता है। मास एक्सटिंक्शंस के बाद डाइवर्सिटी बढ़ती है। यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यह डॉक्यूमेंटेड है। पर्मियन एक्सटिंक्शन, जो अर्थ के इतिहास की सबसे बड़ी मैस एक्सटिंक्शन थी, लगभग 55 करोड़ साल पहले। उसमें समुद्री स्पीसीज की लगभग 96% और लैंड स्पीसीज की लगभग 70% चली गईं। यह ऑलमोस्ट कंप्लीट रीसेट था। लेकिन उसके बाद जो ट्रायसिक पीरियड आया, उसमें लाइफ ने एक एक्सप्लोसिव डाइवर्सिफिकेशन दिखाई, और उसी डाइवर्सिफिकेशन में डायनासोर्स आए। KPG एक्सटिंक्शन के बाद, जिसे हम इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में डिस्कस करते रहे, मैमल्स ने वो एक्सप्लोसिव डाइवर्सिफिकेशन दिखाई जिसने इवेंचुअली हमें बनाया। ये पैटर्न इतना कंसिस्टेंट है कि पैलेंटोलॉजिस्ट्स इसे एक प्रिंसिपल की तरह डिस्क्राइब करते हैं। एक्सटिंक्शन इकोलॉजिकल स्पेस खाली करती है। खाली स्पेस नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है। नई अपॉर्चुनिटीज नई डाइवर्सिटी को जन्म देती है। एक्सटिंक्शन एक एंड नहीं है, ये एक रीसेट है। लेकिन यह रीसेट बहुत कॉस्टली है, और यह कॉस्ट सिर्फ नंबर्स में नहीं है, स्पीसीज काउंट्स में नहीं। ये कॉस्ट उस कॉम्प्लेक्सिटी में है जो लाखों सालों में ना बिल्ड होती है और फिर सडनली गॉन हो जाती है। एक इकोसिस्टम जो करोड़ों सालों में डेवलप हुई हो, उसकी रिलेशनशिप्स, उसकी कोएवोल्यूशंस, उसके इंटरडिपेंडेंसीज, वो सब एक इवेंट में वाइप आउट हो सकते हैं। KPG एक्सटिंक्शन में वो एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन जो बचा वो भी कम रिमार्केबल नहीं था। यहां इंडिया का एक स्पेसिफिक और डायरेक्ट कनेक्शन है। नर्मदा घाटी में जहां राजासॉरस के फॉसिल्स मिले, जिसका जिक्र हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं, वहीं उसी रीजन में लाखों साल बाद होमोसेपियंस के अर्ली सेटलमेंट्स के एविडेंस भी मिले हैं। एक ही जमीन पर पहले डायनासोर्स, फिर करोड़ों साल बाद ह्यूमंस। यह कंटिन्यूटी नहीं है, यह सक्सेशन है। एक के जाने के बाद दूसरे का आना। और यह सक्सेशन सिर्फ नर्मदा घाटी में नहीं है, यह हर जगह है। जहां भी डायनासोर फॉसिल्स मिले हैं, मोंटाना में, पैटागोनिया में, गोबी डेजर्ट में और भारत में, वहीं आज कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो जमीन खाली नहीं रही, वो स्पेस हमेशा फिल हुई। अब एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो ऑनेस्टली एड्रेस करना जरूरी है, क्या एक्सटिंक्शन जरूरी थी हमारे होने के लिए? जवाब टेक्निकली हाँ है, लेकिन इस हाँ को केयरफुली समझना होगा। यह नहीं कहता कि एक्सटिंक्शन अच्छी चीज है। यह नहीं कहता कि स्पीसीज का जाना सेलिब्रेट करना चाहिए। यह सिर्फ यह कहता है कि हमारा एग्जिस्टेंस होमोसेपियंस का इस स्पेसिफिक फॉर्म में उन स्पेसिफिक कंडीशंस पर डिपेंड करता था जो KPG एक्सटिंक्शन ने क्रिएट की। अगर वो एक्सटिंक्शन नहीं होती तो कोई और इंटेलिजेंट लाइफ पॉसिबल थी, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन वो हम नहीं होते। यह एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इंटेलिजेंस शायद इनेविटेबल हो या शायद न हो। यह डिबेट ओपन है, जैसा हमने चैप्टर 5 और 7 में देखा। लेकिन यह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, यह स्पेसिफिक स्पीशीज
यह स्पेसिफिक कॉन्शियसनेस जो अभी यह वर्ड सुन रही है, यह उस एस्टेरॉयड के ट्रेजेक्टरी पर, उस इम्पैक्ट विंटर पर, उन छोटे नॉक्टर्नल मैमल्स की सर्वाइवल पर डिपेंड करती थी। वो छोटा मैमल जो बरों में छुपा था, उसे एक पल के लिए वहीं छोड़ते हैं और अब पूरी तरह उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में जाते हैं। सारे थ्रेड्स जो हमने इस डॉक्यूमेंट्री में बिल्ड किए हैं, एवोल्यूशन की डायरेक्शन, इकोसिस्टम की शेप, क्लाइमेट के साइकिल्स, इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटी, कोएग्जिस्टेंस की डायनेमिक्स, यह सब एक जगह आकर मिलती है। आज इस मोमेंट में अगर एस्ट्रॉयड नहीं गिरा होता, पृथ्वी कैसी होती? यह क्वेश्चन ऑनेस्टली आंसर करने के लिए पहले यह एक्नॉलेज करना जरूरी है कि इसका एक डेफिनेटिव आंसर नहीं है। साइंस इतनी दूर तक की प्रिडिक्शन नहीं कर सकती। 66 मिलियन साल बहुत लंबा समय है। इसमें इतने वेरिएबल्स हैं, इतने पॉसिबल ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं जिसकी कोई भी सिंगल करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो यह है कि जो पैटर्न्स और प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए हैं, उनके आधार पर एक रीजनेबल साइंस इन्फॉर्म्ड पिक्चर बनाएं। तो देखते हैं। पहली बात, बायोडाइवर्सिटी। वो दुनिया आज की दुनिया से कहीं ज्यादा बायोडिवर्स होती। केपीजी एक्सटिंक्शन में जो 75% स्पीसीज गईं, वो नहीं जाती। उनकी लाइनेजेस कंटिन्यू होती, डाइवर्सिफाई होती। 66 मिलियन साल की अनइंटरप्टेड एवोल्यूशन का मतलब है कि आज हम जितनी स्पीसीज जानते हैं, उससे ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा स्पीसीज होती। लेकिन वो स्पीसीज हमारी फेमिलियर स्पीसीज नहीं होती। आज जो बर्ड्स हैं, जो मैमल्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यह सब उसी स्पेसिफिक पोस्ट एक्सटिंक्शन वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स हैं। उस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में इनमें से ज्यादातर नहीं होती। कुछ होती मॉडिफाइड फॉर्म्स में, लेकिन वो लैंडस्केप हमारे लिए ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल होता। दूसरी बात, जियोग्राफी का इम्पैक्ट। कॉन्टिनेंट्स तो अप्रॉक्सीमेटली आज जैसी पोजीशंस पर होते। प्लेट टेक्टोनिक्स एस्टेरॉयड से इंडिपेंडेंट है। हिमालयाज बने होते, भारत का एशिया से टकराना इनेविटेबल था। अटलांटिक ओशन और चौड़ा हुआ होता। लेकिन कोस्ट लाइंस अलग होती, क्योंकि सी लेवल्स डिपेंड करते हैं आइस कैप्स पर, और आइस कैप्स डिपेंड करते हैं क्लाइमेट पर, और क्लाइमेट उस वर्ल्ड में अलग होती। ज्यादा फॉरेस्टेड दुनिया, जैसा चैप्टर 9 में हमने देखा, ज्यादा कार्बन सिक्वेस्टर करती। एटमॉस्फेयर में CO2 कम होती। ग्लोबल टेम्परेचर्स थोड़ी कम होती। आइस कैप्स स्लाइटली लार्जर होते। सी लेवल्स आज से कुछ नीचे होते। इसका मतलब जो कोस्टल रीजन्स आज एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से कुछ उस वर्ल्ड में ज्यादा लैंड एरिया शो करते। मुंबई का कोस्ट लाइन अलग होता। मालदीव्स शायद ज्यादा लैंड एरिया रखता। ये छोटे डिफरेंसेस नहीं हैं। कोस्ट लाइंस सिविलाइजेशंस को शेप करती हैं। तीसरी बात, डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स। लार्ज नॉन एवियन डायनासोर्स होते, लेकिन वो एग्जैक्टली वैसे नहीं होते जैसे क्रिटेशियस में थे। 66 मिलियन साल की एवोल्यूशन उन्हें बदल चुकी होती। कुछ लिनेजेस ज्यादा छोटी और एजाइल होती, कुछ ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती। आइस एजेस ने कुछ लार्ज फॉर्म्स को रिड्यूस किया होता। सॉरोपॉड्स, वो विशाल लॉन्ग नेक डायनासोर्स, शायद उतने बड़े नहीं होते जितने क्रिटेशियस में थे। एवोल्यूशनरी प्रेशर और चेंजिंग वेजिटेशन ने उन्हें मॉडरेट साइज की तरफ पुश किया होता, लेकिन वो होते किसी न किसी फॉर्म में। थेरोपॉड्स, 2-legged कार्निवोर्स की डाइवर्सिटी होती। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। कुछ हाईली स्पेशलाइज्ड होते, जी कुछ जनरलिस्ट्स। और बर्ड्स, एवियन डायनासोर्स ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते, अपने एरियल निचेस में कन्फाइंड, नॉन एवियन कॉम्पिटिटर्स की वजह से ग्राउंड पर लिमिटेड। चौथी बात, इंटेलिजेंस का क्वेश्चन एक आखिरी बार। इस ऑल्टरनेट आज में 2 पॉसिबिलिटीज क्लियरली इमर्ज होती हैं। पॉसिबिलिटी 1, कोई डोमिनेंट इंटेलिजेंट स्पीसीज नहीं है। पृथ्वी एक कॉम्प्लेक्स, बायोडाइवर्स, इकोलॉजिकली रिच प्लैनेट है, लेकिन उसमें कोई नहीं है जो उसे ऑब्जर्व कर सके, जो उसके बारे में सोच सके, जो उस पर डॉक्यूमेंट्रीज बना सके।
इंटेलिजेंस कई स्पीसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्रोज की तरह, डॉल्फिन्स की तरह, लेकिन कोई एक डोमिनेंट कॉग्निटिव फोर्स नहीं है। यह एक परफेक्टली वैलिड और साइंटिफिकली रीजनेबल आउटकम है। पॉसिबिलिटी 2, किसी लाइनेज में, शायद ट्रूडन डिसेंडेंट्स में, शायद किसी एंटायरली अनएक्सपेक्टेड ग्रुप में, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है। कोई है जो सोचता है, लेकिन वो हम नहीं है। उसकी सेंसरी वर्ल्ड अलग है। शायद वो अल्ट्रावायलेट देखता है जो कुछ बर्ड्स देखते हैं। शायद उसकी हियरिंग हमसे बेहतर है। शायद उसका सोशल स्ट्रक्चर हमारे सोशल स्ट्रक्चर से फंडामेंटली अलग है। उसके सवाल अलग होते, उसकी क्यूरियोसिटीज अलग होती, और शायद वो भी किसी रात अपने आसमान को देखता और सोचता कि यह सब कैसे बना। लेकिन वो हमारे जैसे सवाल नहीं पूछता। वो यह नहीं पूछता कि अगर कोई एस्टेरॉयड गिरता तो क्या होता, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में कोई एस्टेरॉयड नहीं था। उसकी हिस्ट्री में कोई सडन रीसेट नहीं था। उसकी हिस्ट्री एक लंबी, अनब्रोकन, ग्रेजुअल स्टोरी थी जो हमारी हिस्ट्री से फंडामेंटली अलग थी। वो सवाल पूछने की कोशिश, वो इम्पल्स यहां तक लाई है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में गए और वापस आए। हमने देखा कि एक एस्ट्रॉयड की ट्रेजेक्ट्री ने, एक इम्पैक्ट विंटर ने एक ब्रोकन फूड चेन ने पूरी पृथ्वी की स्टोरी को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया, और उस मोड़ के दूसरी तरफ हम थे। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ डायनासोर्स के बारे में नहीं थी, यह हमारे बारे में थी। इस पूरे सफर में जो एक चीज बार बार सामने आई वो यह है कि हमारा एग्जिस्टेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रूप से इम्प्रॉबेबल था। यह कोई रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं है, यह कोई फिलोसॉफिकल क्लेम नहीं है, यह सिंपली एक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन है। हर वो इवेंट जो हमारे होने के लिए जरूरी था, उनमें से हर एक अलग हो सकती थी। एस्ट्रॉयड का एंगल 1 डिग्री अलग होता तो इम्पैक्ट अलग जगह होती। डेकन ट्रैप्स की टाइमिंग थोड़ी अलग होती तो इकोलॉजिकल स्ट्रेस का पैटर्न बदलता। वो छोटा नॉक्टर्नल मैमल जो बरों में छुपा था, अगर वो उस रात किसी प्रेडेटर का शिकार हो जाता तो वो चेन वहीं टूट जाती, और इनमें से किसी भी पॉइंट पर स्टोरी बदलती ना तो हम नहीं होते। ये सोचना अनसेटलिंग लग सकता है, लेकिन एक और तरह से सोचिए, इतनी सारी कॉन्टिंजेंसीज के बावजूद हम यहां हैं। वो चेन नहीं टूटी, वो एस्टेरॉयड वहीं गिरा जहां गिरा। वो मैमल उस रात बच गया, और उसके बाद के 66 मिलियन साल में एक के बाद एक हर जनरेशन ने अगली जनरेशन को आगे पहुंचाया, जब तक कि किसी पॉइंट पर कोई ऐसा नहीं आया जो आसमान को देख सके और सोच सके। वो सोचने वाला आप हैं। अब एक लास्ट फैक्चुअल पॉइंट जो इस पूरी स्टोरी को एक अलग डिमेंशन देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि डायनासोर्स और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। वो गए, हम आए, 2 अलग चैप्टर्स। लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। आज पृथ्वी पर लगभग 10,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं। ये सब आवियन डायनासोर्स हैं, डायरेक्टली, टैक्सोनॉमिकली, अनएम्बिगुअसली। जब आप किसी स्पैरो को देखते हैं, या कोई क्रो आपकी खिड़की पर आता है, या आप किसी पीकॉक को देखते हैं, आप एक लिविंग डायनासोर देख रहे हैं। वो लिनिएज एक्सटिंक्ट नहीं हुई, वो ट्रांसफॉर्म हुई। और भारत में जहां पीकॉक नेशनल बर्ड है, ये कनेक्शन पर्टिकुलरली पॉइंटेंट है। एक ऐसा देश जिसकी जमीन पर राजासोरस चला था, जिसकी नर्मदा घाटी में डायनासोर एग्स के फॉसिल्स मिले हैं, उस देश का नेशनल बर्ड एक डायनासोर का डिसेंडेंट है। यह कॉन्टिन्यूटी है, टूटी हुई नहीं, ट्रांसफॉर्म्ड। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का पर्पस यह नहीं था कि डायनासोर्स के बारे में फैक्ट्स दिए जाएं, वो तो हमने दिए, लेकिन वो एक मीन्स था। असली पर्पस यह था कि एक स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, यानी यह पूछना कि अगर कुछ अलग होता तो क्या होता, यह सिर्फ इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट नहीं है। यह एक टूल है जो हमें यह समझने में हेल्प करता है कि जो एक्चुअली हुआ वो क्यों हुआ।
जब आप ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज को सीरियसली एग्जामिन करते हैं तो एक्चुअल रियलिटी की लॉजिक ज्यादा क्लियर होती है। डायनासोर्स का जाना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो ड्रामेटिक था। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने यह प्रूव किया कि पृथ्वी पर कोई भी फॉर्म ऑफ लाइफ परमानेंट नहीं है, कोई भी डोमिनेंस इटर्नल नहीं है। डायनासोर्स 16 करोड़ साल से ज्यादा समय तक डोमिनेंट रहे। हम अभी तक सिर्फ 3 लाख साल पुराने हैं। यह पर्सपेक्टिव हम्बलिंग है और यह पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पहली बार अर्थ के इतिहास में न एक स्पीसीज है जो डिलिबरेटली और नोइंगली दूसरी स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर सकती है, जो क्लाइमेट को मेजरेबली चेंज कर सकती है, जो इकोसिस्टम को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली रीशेप कर सकती है। वो स्पीसीज हम हैं। डायनासोर्स के पास यह पावर नहीं थी। वो सिंपली एग्जिस्ट करते थे जैसा हर दूसरा जीव करता है। उनका इकोसिस्टम पर इंपैक्ट था लेकिन वो अनकॉन्शियस था। हमारा इंपैक्ट कॉन्शियस है और यह कॉन्शियसनेस यही वो चीज है जो हमें बाकी सबसे अलग बनाती है। यह कॉन्शियसनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उस एस्टेरॉयड ने पृथ्वी को रीसेट किया था। उसने किसी को नहीं पूछा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमें पड़ता है या कम से कम पड़ सकता है। जिस जमीन पर आप इस वक्त हैं उसके नीचे कहीं ना कहीं किसी डायनासोर का कोई रेमनेंट है। एक मिनरल, एक फॉसिल फ्रैगमेंट, एक कार्बन एटम जो कभी उस दुनिया का हिस्सा था। वो दुनिया गई लेकिन उसके एटम्स यही हैं। वो एटम्स आज के इकोसिस्टम में है, आज के पानी में है, आज की हवा में है और घूम फिरकर वो आप में भी हैं। यह डॉक्यूमेंट्री यहीं खत्म होती है लेकिन यह सवाल यहां खत्म नहीं होता। यह सवाल आपके साथ जाता है। अगली बार जब आप रात के आसमान को देखें या कोई बर्ड देखें या बस इस जमीन पर चलें तो शायद एक पल के लिए यह याद आए कि यह सब कितने इम्प्रॉबेबल था और आप यहां हैं, यह कितना रिमार्केबल है।